जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। राइट, सो देखो अकाउंटिंग रेशियोज की आज होने वाली है लास्ट क्लास। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि भाई एक वीडियो ज़रूर रहेगी जिसमें मैं आपको इंक्रीज और डिक्रीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा। राइट, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जितने भी रेशियोज में सारे रेशियोज के इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हाँ या ना, आपकी बुक में है भी नहीं। जैसे करंट रेशियो है, वहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं, लिक्विड रेशियो से आते हैं, डेट इक्विटी से आते हैं, आपके ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से आते हैं। तो जहाँ जहाँ से आते हैं और जो आपके बुक में गिवन है वो मैं आपको कवर कराऊंगा और बहुत ही आराम से समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे है। ये सुनो, तो शुरू करेंगे बेटा कौन सी रेशियो से। सबसे पहले शुरू करेंगे करंट रेशियो से। देखो मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर कवर करा दिया है ना, हाँ या ना, पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। राइट, ठीक है, कोई भी रेशियो नहीं बची है, सारे क्वेश्चंस करा दिए, सब कुछ हो चुका है। बस अब तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन बचे, निपटाते हैं फटाफट से। देखो करंट रेशियो से शुरू करेंगे और क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे मैंने कहा आपके बुक में जो क्वेश्चंस गिवन है वो मैं आपको जरूर कराऊंगा। तो देखो सर, करंट रेशियो के लिए आपको क्या बोला है, स्टेट गिविंग रीजंस। अच्छा, वेदर द करंट रेशियो विल इंप्रूव, यहाँ पे इंप्रूव का मतलब क्या है, इंक्रीज, और डिक्लाइन मतलब डिक्रीज, और विल हैव नो इफेक्ट मतलब रेशियो चेंज ही नहीं होगी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इफ करंट रेशियो इज 2:1। सर इसका मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? सर क्वेश्चन में ये गिवन है कि करंट रेशियो अभी मेरे कंपनी की करंट रेशियो अभी 2:1 है। हाँ सर, हाँ ठीक है। राइट, उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन गिवन है और आपसे वो पूछ रहा है कि बताओ बताओ इन सारे ट्रांजेक्शन से मेरी करंट रेशियो पे क्या इंपैक्ट आएगा। आसान है बेटा, मैं आपको बताता हूँ आपको करना कैसे है। राइट सर, कैसे करना है? सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा बेटा ट्रांजैक्शन। क्या लिखा? ट्रांजैक्शन। अच्छा ठीक है, इसकी प्रेजेंटेशन मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद तो समझाना है मुझे, ठीक है। यहाँ लिखोगे इफेक्ट। अच्छा मतलब इंप्रूव हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, क्या हो रहा है? और बेटा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको लिखना है, जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, दैट इज रीजंस। मैं आपको समझाता हूँ आराम से, तसल्ली से समझाता हूँ। सर ट्रांजैक्शन नंबर ए, हाँ सर हाँ। अब मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे कि इन क्वेश्चंस को करना क्या है। सबसे पहले अगर आपको एग्जिस्टिंग रेशियो गिवन है, जो कि इस केस में गिवन है, हाँ सर हाँ, राइट, तो कैसे करेंगे? जैसे बेटा ये रफ में करके दिखा रहा हूँ, एग्जाम्स में नहीं करना, ठीक है। देखो देखो बेटा, देखो करंट रेशियो 2:1 है, तो कोई भी फिगर मान लो। सर मतलब मान लो बेटा करंट एसेट आपके 20,000 है। अच्छा कुछ भी, हाँ 2,000, 2 लाख, 2 करोड़, कुछ मर्जी मान लो। करंट लाइबिलिटी कितनी होगी? 10,000। बेटा 2:1 की रेशियो है ना, करंट एसेट आपकी करंट लाइबिलिटी के ट्वाइस है, बिल्कुल। तो कितना हो गया? 2:1। हाँ ये मैंने एज्यूम कर लिया। अच्छा अब देखो क्या बोला है, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। अब कोई भी अमाउंट एज्यूम कर लो। सर सच में? हाँ हाँ बेटा, आपको बस अपने लिए करना ही है, एग्जाम्स में नहीं करना, ठीक है। कोई भी अमाउंट एज्यूम कर लो कि आपने ट्रेड पेबल को कितना अमाउंट पे किया है। सर 5,000। हाँ बेटा 5,000 कर लो। अरे आप कोई भी कर सकते हो बेटा, कोई भी। मैंने कितना किया? 5,000। हाँ अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इन क्वेश्चंस को करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सर 11th में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, हाँ, कि भाई ये ट्रांजैक्शन है, बताओ इस ट्रांजैक्शन से कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे। पढ़ा था? हाँ सर हाँ। तो बेटा सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन आपको गिवन है, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, सबसे पहले सोचो कौन से 2 अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं। सर एक तो हो रहा है ट्रेड पेबल्स, कम हो रहे हैं, अरे बोलो हाँ या ना, हाँ। और सर आपने कैश पे किया है तो कैश भी कम हो रहा है, यस सर यस, अरे बोलो हाँ या ना। सिंपल सी बात है कि भाई आपने अपने क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स की पेमेंट करी है, तो इसका मतलब वो भी कम हो गए, कैश भी कम हो गया। हाँ ट्रेड पेबल्स मतलब लाइबिलिटी, अरे इतना तो पता है ना अपने को, हाँ या ना, कि सर ट्रेड पेबल्स मतलब लाइबिलिटी, कैश मतलब एसेट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपका कैश भी 5,000 से कम हो जाएगा क्योंकि आपने पेमेंट करी है, और लाइबिलिटी भी 5,000 से कम हो जाएगी क्योंकि आपने पेमेंट करी है। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर हाँ। सर बात तो एकदम बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताओ बेटा इसका मतलब अब रेशियो क्या आएगी? करंट एसेट कितना है सर हमारा? 15,000 रुपए। ठीक है सर, ठीक है। करंट लाइबिलिटी कितनी है सर? 5,000 रुपए। तो रेशियो क्या हो गई? 3:1। क्या ये एग्जाम में करके दिखाना है? अरे अजी नहीं 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 करके दिखाना। राइट सर, कितना हो गया? 3:1। हाँ तो बेटा मुझे बताओ ना, 2:1 थी पहले, अब हो गई 3:1। इसका मतलब आपको ये तो समझ में आ गया कि इफेक्ट क्या होने वाला है सर? इंप्रूव होने वाला है। क्या आपको बात समझ में आई? अरे बहुत ही ज्यादा इजी है। हाँ सर हाँ। अब रीजंस में क्या लिखेंगे? बेटा रीजंस में वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, आपको सिंपली क्या लिखना है, देखो 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 देखो, ये रेशियो क्यों, आपने ये रेशियो क्यों इंप्रूव करी?
आपका करंट एसेट भी डिक्रीज हुआ, करंट लाइबिलिटी भी डिक्रीज हुआ। बस मैं यही लिखूंगा सर, क्या लिखूंगा कि करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज विल डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। बस, हाँ बेटा बस, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। कि रीजन क्या है, क्योंकि आपके करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज विल डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। बस इतना ही लिखना है, कोई झंझट नहीं भाई, इतना ही लिखूंगा बस कि भाई मेरा करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए मेरा रेशियो इंप्रूव हो रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हाँ जी, मैं आपको सारे करवाऊंगा, टेंशन काहे को ले रहे हो। ये तो मैंने आपको पहला कराया कि हाँ भाई आपको करना कैसे, ठीक है। अब देखो, आ जाओ सेकंड पे आओ, सेकंड पे आओ। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। देखो सर सेकंड क्या है, बिल्स पेबल डिस्चार्ज्ड। सर इसका मतलब क्या है, पहले तो भाई ट्रांजैक्शन का मतलब पता होना चाहिए। अरे अगर मीनिंग ही नहीं पता होगा फिर तो बेटा बाउंसर है। बिल्स पेबल डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि आपने बिल्स पेबल की पेमेंट करी है। बिल्स पेबल डिस्चार्ज का मतलब क्या हो गया कि आपने बिल्स पेबल की पेमेंट करी है। अच्छा ठीक है बेटा, बिल्स पेबल अगेन क्या होती है, लाइबिलिटी। हाँ सर हाँ, अरे बिल्स पेबल लाइबिलिटी, हाँ सर बिल्कुल राइट। पेमेंट करी है तो इसका मतलब अगेन वही हो गया। मान लो अगेन सेम अमाउंट, मान लो 5,000 रुपए की पेमेंट करी है, तो बेटा आपने पेमेंट करी है तो सेम हो जाएगा ये तो, कि करंट एसेट 5,000 रुपए से कम होगा, लाइबिलिटी भी 5,000 रुपए से कम होगी। अरे बेटा करंट लाइबिलिटी कम होगी ना, बिल्स पेबल आपकी क्या है, करंट लाइबिलिटी। हाँ तो ये तो सेम ही आ जाएगा 3:1। हाँ सर हाँ, तो बेटा सेम ही लिखेंगे, मैं इतना भी चेंज नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। देखो ट्रांजैक्शन नंबर बी क्या लिखूंगा, इंप्रूव और सेम रीजन डिट्टो। बेटा मैं एक भी वर्ड चेंज नहीं करूंगा, सेम कि करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी विल डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। बस क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कितना आसान है, आ जाओ फटाफट से देखो। उसके बाद आओ, देखो 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 नेक्स्ट आओ आओ, टेंशन नहीं लेने का। हाँ सर थर्ड क्या है, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर। देखो ट्रांजैक्शन का मीनिंग तो पता होना चाहिए तभी हो पाएगा ये, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर, आपने क्या किया, बी आर एंडोर्स टू अ क्रेडिटर। सर मतलब क्या है इसका, इसका मतलब बेटा मेरे पास एक बी आर था, और बी आर मतलब मेरे लिए क्या होता है, एसेट। बिल्स रिसीवेबल जैसे डेटर्स होते हैं, जैसे डेटर्स होते हैं वैसे बी आर होता है। हाँ एंडोर्स का मतलब ट्रांसफर कर देना। हाँ सर हाँ, अपने क्रेडिटर को। हाँ तो इससे क्या होगा, मेरा बी आर चला गया मतलब मेरा करंट एसेट कम हो गया। बोलो हाँ या ना। अरे मेरा बी आर मैंने किसी और को दे दिया, किसको, क्रेडिटर को। हाँ अब क्योंकि मैंने क्रेडिटर को अपना बिल दे दिया तो क्या करंट लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। सर समझ में नहीं आया बेटा, ये 11th जो बच्चे टाप के आते हैं ना उनको समझ में नहीं आता, देखो है ना। और सर हम तो टाप के ही आए हैं ना। हाँ देखो आप सुनो मेरी बात सुनो, कि भाई आपके पास एक बी आर है, बी आर का मतलब एक डॉक्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट में आपको पैसे मिलेंगे, है ना। आपके डेटर ने जो आपका कस्टमर था उसने आपको क्या दिया, एक्सेप्टेंस दी है। आपके पास एक बी आर होता है, डॉक्यूमेंट होता है जिसके अगेंस्ट में आपको 1, 2, 3 महीने बाद क्या मिल जाएगी, पेमेंट मिल जाएगी। हाँ अब मान लो आपका एक क्रेडिटर है, कौन है सर, क्रेडिटर। आपने उसको पेमेंट करनी है, सेम अमाउंट की पेमेंट करनी है। हाँ तो आप क्या करते हो, जो बी आर आपके पास है जिसके अगेंस्ट में आपको पैसे मिलेंगे, वो बी आर आप अपने क्रेडिटर को देते हो। एक तरीके से क्रेडिटर को पेमेंट ही तो कर रहे हो, क्योंकि अब जो पेमेंट है वो किसको मिलेगी, क्रेडिटर को मिलेगी। अब बेटा इतना ही समझा सकता हूं, ठीक है। 11th का कॉन्सेप्ट है, बी आर एंडोर्स टू अ क्रेडिटर, कि भाई इसका मतलब जो आपके पास बी आर था वो कम हो गया, अरे किसी को दे दिया। हाँ और क्योंकि आपने क्रेडिटर को दे दिया तो इसका मतलब पेमेंट करी एक तरीके से। हाँ क्रेडिटर भी कम हो गए, तो बेटा ये भी सेम हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि मान लो ये 5,000 रुपए का था, है ना, तो करंट एसेट कम हो गए क्योंकि बी आर दे दिया, बी आर मेरा एसेट होता है, दे दिया। हाँ सर दे दिया तो कम हो गए, और क्योंकि क्रेडिटर को दिया है तो क्रेडिटर भी कम हो गए, -5,000। सर ये तो बिल्कुल सेम आ रहा है। हाँ बेटा ये पहले के तीनों, अरे पहले तीनों ही सेम है सर। ट्रांजैक्शन नंबर 6 यहाँ भी क्या आएगा सर, इंप्रूव। रेशियो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और सेम रीजन कि करंट एसेट भी कम हो रहा है, करंट लाइबिलिटी भी कम हो रही है, इसलिए मेरी रेशियो इंप्रूव हो रही है। बात समझ में आ गई। आओ फटाफट से डी पे देखो, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। अब बेटा ये ना बच्चों को समझ में क्यों नहीं आती, क्योंकि उन्होंने पहला चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा होता है। और डिविडेंड मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। हाँ समझाया था, अगर भूल गए हो तो मैं आपको याद करवाता हूँ। अरे मैं आपको याद करवाता हूँ कि डिविडेंड का प्रोसेस क्या होता है सर। डिविडेंड सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठती है, याद आ रहा है, पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। अरे बोलो हाँ सर हाँ, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बैठती है, जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के वो मीटिंग करते हैं। हाँ वहाँ पे क्या होता है सर, प्रपोज होता है डिविडेंड। क्या होता है,
डिविडेंड प्रपोज पहला चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाया है, उसका एक रीजन था, ठीक है। डिविडेंड प्रपोज होता है, हाँ। इसके बाद बेटा आपकी एजीएम होती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, हाँ। यहाँ पे अप्रूवल लेते हो आप, यहाँ जो डिविडेंड आपने प्रपोज किया है, जो प्रपोजल है उसका अप्रूवल लेते हैं, हाँ। और जब अप्रूवल मिल जाता है तब जाके वो डिक्लेयर होता है, और जैसे ही वो डिक्लेयर होता है, क्या होता है डिक्लेयर, तो क्या करती है कंपनी अपनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेती है कि भाई हाँ अब तो शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है, हाँ सर हाँ राइट, अब हमें पेमेंट करनी है, कंपनी को अब पेमेंट करनी है, किसको, शेयर होल्डर्स को। तो ये क्या बन जाता है आपका करंट लाइबिलिटी। पहला चैप्टर अगर नहीं पढ़ा तो जाके देखो, यस नो। तो जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है दोस्त, क्या होता है डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो वो कंपनी की लाइबिलिटी होती है, हाँ। और जब आप उस डिविडेंड को पे कर देते हो, देखो क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, तो इसका मतलब आपने डिक्लेयर करा था, हाँ। तो जब डिक्लेयर करा था तो आपने अपनी करंट लाइबिलिटी में रिकॉर्ड किया था, बिल्कुल सर बिल्कुल। कहाँ किया था सर, करंट लाइबिलिटी में रिकॉर्ड किया था। अब आप उसकी पेमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब वो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, समझ गए, हाँ या ना। क्या हो जाएगी, वो आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और क्योंकि पेमेंट कर रहे हो तो आपका करंट एसेट भी कम हो जाएगा। बोलो यस और नो, समझ में आया सर। ये भी सेम हो गया, हाँ बेटा ये भी सेम हो गया कि करंट एसेट भी कम हो रहा है, करंट लाइबिलिटी भी कम हो रही है, सेम। ओ भाई साहब पहले चारों के चारों सेम है, इंप्रूव, सेम रीजन, सेम डिट्टो, कॉपी पेस्ट, क्लियर है, हाँ बेटा बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। ऑप्शन नंबर ई आ जाओ, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, हाँ ये थोड़ा सा अलग हो गया, अब आ जाओ। देखो देखो सारे बच्चे ध्यान से देखो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, आपने क्या किया सर, इन्वेंट्री परचेज करिए, क्या परचेज करिए, इन्वेंट्री परचेज करिए, हाँ सर हाँ। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर आपने इन्वेंट्री परचेज करी है तो करंट एसेट बढ़ेगा, हाँ। मान लो कितने की सर, 5,000 ही मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है सर ठीक है राइट। आपने क्या करिए, इन्वेंट्री परचेज करिए, हाँ। क्रेडिट पे करिए, उधार पे, तो क्या आपके क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे, यस सर। उधार पे लिए ना भाई, किस पे, उधार पे, तो इसका मतलब अब करंट एसेट आपके 25,000 हो गए और करंट लाइबिलिटी 15,000 हो गई। अच्छा इसको बेटा जब आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 1.67 आ रहा है, रफ में सॉल्व करना है इसको, हाँ। पहले 2:1 था सर, पहले 2:1 था, अब 1.67 हो गया, क्या इसका मतलब है कि रेशियो डिक्लाइन हुई है, हाँ। यहां पे फाइनली आपका आंसर चेंज हुआ है कि यहां पे रेशियो डिक्लाइन हुई है। रीजन क्या दोगे बेटा, वही रीजन, इसका रीजन क्या है कि आपका करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दोनों ही सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहे हैं, बस यही लिखना है, अरे सेम लिखना है, क्या लिखेंगे सर, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी विल इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, बस ज्यादा झंझट नहीं बांधना, इसमें नंबर मिल जाएंगे, विल इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, बस 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 सेम अमाउंट, बस बात खत्म, बात समझ में आ गई, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। अब आ जाओ फटाफट से देखते हैं बेटा, जो पॉइंट नंबर एफ है उसको जरा ध्यान से समझो, बच्चे बड़ी गलती करते हैं उसमें। देखो सर पॉइंट नंबर एफ क्या है, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर डिसऑनर्ड, सर क्या मतलब, अरे बेटा देखो आओ, देखो ना, देखो आओ, देखो बेटा ये आप हो, हाँ सर ये हम हैं, ये हम हैं, और ये कौन है सर, ये मान लो आपका है डेटर, अच्छा कस्टमर डेटर, ठीक है। ये आपका कौन है सर, क्रेडिटर, सर कौन है, क्रेडिटर, अच्छा ठीक है। अब सुन लो ध्यान से, पूरी ट्रांजेक्शन आपको समझा रहा हूं। डेटर ने क्या किया था सर, डेटर ने आपको एक्सेप्टेंस दी थी, मतलब आपके पास क्या था, बिल्स रिसीवेबल, आपके पास एक बीआर था, और बीआर का मतलब सबको पता है कि भाई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट में फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, हाँ ठीक है। अब आपने क्या किया था, ये बीआर आपने एंडोर्स करा अपने क्रेडिटर को, सर क्यों किया, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। मान लो बेटा ये बीआर कितने का है, 5,000 रुपए का है, कितने का, 5,000 का, हाँ। मतलब आपका एक कस्टमर है, कस्टमर से आपने 5,000 रुपए लेने थे, हाँ सर हाँ, तो 5,000 का बीआर आपने ले लिया, ठीक है। और बेटा आपका कौन है, आप ही का एक क्रेडिटर भी है जिसको आपने 5,000 रुपए देने हैं, जिसको आपने 5,000 देने हैं। तो आपने सोचा यार ये जो बीआर है मेरे पास ये 5,000 का ही है, 1-2 महीने बाद ये कस्टमर 5,000 रुपए देगा तो डायरेक्टली इसी को दे देगा, हाँ। तो आपने बीआर को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया, इसको बोलते हैं एंडोर्स करना, अगर आपको नहीं पता था, हाँ। अब बेटा क्या हुआ, मान लो 1 महीने बाद, 1 महीने का बिल था, 1 महीने बाद जब क्रेडिटर ने डेटर से पैसे मांगे,
आपके क्रेडिटर ने आपके डेटर से पैसे मांगे, इसने देने से मना कर दिया, इसको बोलते हैं बिल का डिसऑनर होना। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं बिल का डिसऑनर होना। बात समझ में आ गई? हाँ सर हाँ। अब सुनो हुआ क्या। अब हुआ क्या सर, जब क्रेडिटर को पैसे नहीं मिले, आपके क्रेडिटर को पैसे नहीं मिले, तो बेटा अब क्या करेगा वो आप ही के पास आएगा कि भाई पैसे लाओ पैसे लाओ। अरे आप ही का तो है ना वो क्रेडिटर। सर क्या आप ही का है? हाँ सर इसी कंपनी का है। तो इसका मतलब अब आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। आपको क्या लगा था? आपको लगा था ओहो चलो 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 मेरा काम तो हो गया कि भाई मेरे क्रेडिटर तो गए। आपको क्या लगा था कि मेरा क्रेडिटर तो गया, यस नो, मैंने उसको पैसे दे दिए, लेकिन बेटा उसको पैसे नहीं मिले, तो अब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, और बेटा आप क्या करोगे? आप दोबारा से इस डेटर को पकड़ोगे। आप क्या पकड़ोगे सर? इस डेटर को पकड़ोगे, ओए पैसे दे। इसका मतलब करंट एसेट बढ़ेंगे। समझ में आया बेटा? बहुत डिटेल में समझा दिया, 12th का तो कॉन्सेप्ट भी नहीं है ये सुनो, समझ में आ गया? तो जब आपका बिल डिसऑनर हो जाता है तो क्या हो जाएगा? आपके डेटर बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब आप उससे पैसे लोगे, क्योंकि आपको बिल के अगेंस्ट में तो पैसे मिले नहीं है। हाँ पैसे लोगे, और क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे क्योंकि आपने पैसे देने हैं उसको। बिल्कुल सही। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही बढ़ जाएंगे। बस 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 सर, जब दोनों ही बढ़ जाएंगे तो ये तो वही हो गया 5,000। बिल्कुल सही बात है। कितना हो जाएगा सर? 25/15, जो कि आपका कितना आया था? 1.67। तो सर ये भी क्या है आपकी? ये भी डिक्लाइन है सर। ये भी क्या है आपकी? डिक्लाइन। पॉइंट नंबर एफ, ठीक है, सीक्वेंस आराम से। सर ये भी आपका डिक्लाइन हो जाएगा। और क्या ये सेम रीजन है? हाँ, कि करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे आपके सेम अमाउंट से। सिंपल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। यस ऑल राइट, आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट पे। देखो देखो नेक्स्ट देखो एवरीवन, नेक्स्ट बहुत आसान है सर। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा आसान है। देखो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। आपने कैश में स्टॉक खरीदा, मुझे बताओ बेटा स्टॉक बढ़ेगा मतलब करंट एसेट बढ़ेंगे। हाँ सर हाँ। अरे लेकिन कैश भी तो पे किया है तो करंट एसेट कम भी हो जाएंगे सर, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अरे आपने स्टॉक परचेज किया, ठीक है, जो स्टॉक है, जो आपका इन्वेंट्री है, वो आपका एसेट है, ठीक है, बढ़ेंगे। हाँ सर बढ़ेंगे। स्टॉक आपका करंट एसेट है, बढ़ गया। अरे लेकिन पैसे भी तो दे दिए, तो कैश कम हो गया, तो करंट एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। नहीं, करंट लाइबिलिटी तो यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इसका मतलब रेशियो क्या होगी सर? नो चेंज। नो चेंज, देयर इज नो चेंज, नो चेंज। अब इसमें क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, अरे ध्यान से देखो, इसमें क्या लिख सकते हैं? मैं क्या लिखूंगा कि भाई वन करंट एसेट इज रिप्लेस्ड बाय अदर करंट एसेट। क्या लिखूंगा मैं? वन करंट एसेट, ब्रैकेट में लिख दो स्टॉक, वन करंट एसेट, जो जिसकी वजह से आपने लिखा है नो चेंज, बस वही तो लिखना है। वन करंट एसेट विच इज स्टॉक इज रिप्लेस्ड बाय, इज रिप्लेसिंग, रिप्लेस्ड बाय नहीं, इज रिप्लेसिंग अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट विच इज कैश। सर समझ में नहीं आया? अरे बेटा एक करंट एसेट आपका बढ़ा, हाँ सर हाँ, दूसरा कम हुआ। सर ये भी लिख सकते हैं कि वन करंट एसेट इज इंक्रीजिंग, अदर वन इज डिक्रीजिंग, सो देयर इज नो इफेक्ट। बेटा आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जब तक समझ में आ रहा है, जब तक वो सही है। कि भाई देखो मेन रीजन क्या है कि एक करंट एसेट बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है। इंग्लिश का एग्जाम नहीं है कि यही लिख के आना है, बस इससे मीनिंग सेम कन्वे होना चाहिए कि एक करंट एसेट बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ सर हाँ, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी हो गया, एच पे आते हैं। देखो बेटा एच आते हैं। एच, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जिसकी बुक वैल्यू 50 है, आपने 45 पे बेचे। अब मेरी बात सुनो सारे बच्चे ध्यान से। सर यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना? अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं सबसे पहले तो। सर देखो आपने फिक्स्ड एसेट बेचा, तो इसका मतलब आपका फिक्स्ड एसेट कम हो गया। सर कितने से? उसकी वैल्यू थी 50,000। हाँ सर हाँ, बात तो सही कर रहे हो कि भाई 50,000 रुपए का एसेट बेचा है तो 50,000 से एसेट कम हो गया, ठीक है। सर कितने का बेचा? 45 का, तो क्या आपका कैश बढ़ जाएगा? क्या आपका 45,000 से कैश बढ़ जाएगा? हाँ। और सर यहाँ पे मुझे लॉस हुआ है, कितने का? 5,000 रुपए का। तो क्या यही ट्रांजेक्शन है? आराम से देखो कि भाई 50,000 रुपए का एसेट मैंने 45 में बेचा, 5,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब बेटा हमें क्या देखना है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। देखो लॉस का कोई इफेक्ट नहीं आता, ये तो कहां जाएगा? शेयर होल्डर फंड्स में, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉस, ठीक है। फिक्स्ड एसेट, भाई हम तो करंट एसेट की बात कर रहे हैं। कैश, हाँ ये करंट एसेट है,
बात समझ में आ गई? तो मतलब इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसका भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इंपैक्ट सिर्फ कैश पे पड़ रहा है। हाँ, तो आपका करंट एसेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बेटा अगर आपका करंट एसेट यहाँ पे बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रेशियो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि करंट लाइबिलिटी पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं है ना, हाँ या ना? अरे सर हमारी करंट लाइबिलिटी बिल्कुल वही है, हाँ, तो उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या करेंगे सर? देखो GH आ जाओ सर, क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा, ये हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। क्यों? सिंपली मुझे क्या लिखना है कि भाई करंट एसेट इज इंक्रीजिंग एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन द करंट लाइबिलिटी। क्या लिखूंगा? करंट एसेट विल इंक्रीज या करंट एसेट इज इंक्रीजिंग, कुछ भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिखो कैश इज इंक्रीजिंग एंड करंट लाइबिलिटीज रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या लिखोगे? रिमेन्स अनचेंज्ड। करंट लाइबिलिटीज पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, बात खत्म हो गई। इतना ही लिखना है भाई, ज्यादा नहीं लिखना अपने को। अकाउंट्स का पेपर 3 घंटे में खत्म करना एक अलग ही कथा है, ये सुनो, राइट? तो इतना ही लिखेंगे बस, ठीक है सर, ठीक है, नंबर पूरे मिलेंगे। लास्ट देखो, लास्ट सेम है, अरे सेम है। फिक्स्ड एसेट बेचा जिसकी बुक वैल्यू 50 है 60 पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अरे देखो ना, यहाँ पे बस वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर रहे हैं, देखो सर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो मेरा कैश इंक्रीज हो रहा है, हाँ सर 60,000 60,000 से, बिल्कुल। मेरा फिक्स्ड एसेट कम हो रहा है सर, कितने से? 50,000 से, हाँ, और मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अरे लेकिन ना तो फिक्स्ड एसेट का कोई इफेक्ट आएगा, ना तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट कुछ करने वाले हैं, ना प्रॉफिट कुछ करने वाला है। मेरा कैश कितने से इंक्रीज हो रहा है? 60,000 से, तो एग्जैक्ट सेम रीजन यहाँ पे आएगा। लास्ट वाले का भी क्या होगा सर? एग्जैक्ट सेम रीजन क्या होगा? इंप्रूव, यस सर, यस इंप्रूव, और सेम रीजन आपका यहाँ पे आएगा कि करंट एसेट इज इंक्रीजिंग एंड करंट लायबिलिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। फटाफट से मुझे बताओ, क्या अब आपको समझ में आ गया? कुछ था क्या? नहीं, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, किसका? करंट रेशियो का। कैसे करना है आइडिया लग गया? बहुत सारी रेशियोज करेंगे बेटा, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी, इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में सब करवाऊंगा। सर वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है बेटा, देखो आपको चाहिए थी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब ये आपके ऊपर है कि आपको पूरी वीडियो देखनी है नहीं देखनी। ये सुनो, जो भी बच्चे देखेंगे डेफिनेटली उनको बेनिफिट होगा। ऑलराइट, आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट रेशियो पे, विच इज क्विक रेशियो। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था सर? पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कैसे करना है, राइट? राइट सर, राइट। अब देखो जल्दी करेंगे थोड़ा सा। यहां मैंने लिखा ट्रांजैक्शंस, यस सर, यस, है ना? और यहां मैंने क्या लिखा? इफेक्ट, ऑल राइट। और यहां लिखा मैंने क्या? रीजंस। अब रीजंस आप अपने आप लिखना चालू करोगे, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा बस, और आप अपने आप लिखोगे। आओ आराम से देखते हैं, आराम से, फुर्सत से। सर क्विक रेशियो आपको दे रखी है 2:1। जब भी आपको रेशियो दे रखी हो तो आप उसके क्या निकाल लिया करो? जो भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मतलब यहाँ पे क्विक एसेट्स, हाँ सर हाँ, और करंट लाइबिलिटी 2:1 है, तो सेम ले लूँ क्या मैं? क्विक एसेट्स 20,000 ले लो, करंट लाइबिलिटी 10,000 ले लो। एज्यूम कर रहे हैं भाई हम तो अपने लिए, रफ में, आंसर का पार्ट नहीं है, ठीक है? आपको बोला बताओ इंप्रूव, रिड्यूस या फिर नो चेंज, ठीक है? पहला है बेटा परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अब ये रेशियो थोड़ी सी मजेदार है ना? आपने गुड्स परचेज करे हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई इस ट्रांजेक्शन से हो क्या रहा है। सोचो क्या हो रहा है सर? एक तो हमारा गुड्स बढ़ रहे हैं, मतलब स्टॉक बढ़ रहा है। एक तो हमारा सर स्टॉक बढ़ रहा है, हाँ सर हाँ, और हमारा कैश कम हो रहा है, तो सर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अब मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। स्टॉक बढ़ रहा है, हाँ, क्या जो स्टॉक है वो आपके क्विक एसेट्स का पार्ट होते हैं? आप सोचो, जो स्टॉक है सर, क्या वो क्विक एसेट्स का पार्ट होते हैं? नहीं होते। बस यही तो बढ़िया पॉइंट था। क्या क्विक एसेट्स में आपकी इन्वेंट्री आती है? नहीं आती। इन्वेंट्री तो हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब जो स्टॉक आपके बढ़ रहे हैं, इसका क्विक एसेट्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? कैश कम हो रहा है, हाँ, कैश कम हो रहा है मतलब क्विक एसेट्स कम हो रहे हैं। आप कितने भी अमाउंट से ले सकते हो सर, मान लो 5,000। क्या करंट लाइबिलिटी कम हो रही है? नहीं सर, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कितना हो गया? ये 15,000 अपॉन 10,000 कितना आ जाएगा? 1.5। आपको क्लियरली दिख रहा है कि सर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी रेशियो रिड्यूस हो रही है। डिक्लाइन या रिड्यूस, बिल्कुल सही, बोलो हाँ या ना? सेम। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा? अभी तक आप सोच लो, सोच लो क्या लिखेंगे? सिंपल कि भाई क्विक एसेट्स, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कैश। क्विक एसेट्स ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कैश, राइट?
इज डिक्रीजिंग या विल डिक्रीज, जो भी आप लिखना चाहते हो, इज डिक्रीजिंग बट करंट लाइबिलिटीज रिमेन्स अनचेंज्ड। करंट लाइबिलिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, रिमेन्स अनचेंज्ड, बस इसलिए मेरी रेशियो डिक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर हाँ, आ जाओ सेकंड पे आ जाओ। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आ जाओ। देखो यहाँ पे गुड्स की बात होगी, क्योंकि भाई साहब अगर आपको यही नहीं पता कि गुड्स मतलब स्टॉक आपके क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं है, फिर तो आप सारे ही पार्ट गलत करके आओगे। आपने गुड्स परचेज करे हैं मतलब आपका स्टॉक बढ़ेगा, हाँ ठीक है। क्रेडिट पे परचेज करें हैं मतलब आपके क्रेडिटर भी बढ़ेंगे, हाँ सर हाँ। आपके क्रेडिटर बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। अब स्टॉक का ना तो क्विक एसेट्स पे कोई इंपैक्ट है ना करंट लायबिलिटी पे, हटा दो उसको, ठीक है सर ठीक है। अब करंट लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, हाँ सर हाँ। डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, कितने भी अमाउंट से, मान लो 5000, हाँ 20,000 अपॉन में 15,000, तो ऑब्वियस सी बात है सर ये कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.33 तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये भी क्या होने वाला है सर, ये भी आपका रिड्यूस होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है, हाँ। लेकिन यहाँ पे रीजन थोड़ा अलग आएगा सर, क्या कि करंट लायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग बट क्विक एसेट्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, रिमेन्स अनचेंज्ड। जो मैं ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ आपको नहीं करनी है, रिमेन्स अनचेंज्ड बस, हाँ। आई होप आपको रीजंस लिखना आ चुके होंगे अभी तक तो, है ना, राइट ठीक है। आ जाओ फटाफट से देखते हैं बेटा थर्ड वन, आओ जल्दी से आओ सर, थर्ड वन देखेंगे, हाँ देखो सेल ऑफ गुड्स। देखो यहाँ पे गुड्स की बात तो होगी यार, है ना, गुड्स की बात तो यहाँ पे होनी है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 20,000। अच्छा अब ध्यान से सुनो क्या हुआ सर, इसमें क्या हुआ कि आपने गुड्स बेचे मतलब आपका स्टॉक कम हो गया, आपका स्टॉक कम हो गया सर, कितने से, 20,000 से। कॉस्टिंग 20,000 है, हाँ सर कॉस्टिंग 20,000 है, उसकी कॉस्टिंग 20,000 है तो 20,000 से कम हो गए, हाँ सर हाँ। फॉर 20,000 इसका मतलब आपने कैश में बेचे, कैश बढ़ गया 20,000 से। बस सबसे पहले बस आपको यही देखना है कि कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या स्टॉक का कोई भी इंपैक्ट आएगा, नहीं आएगा, लेकिन आपके कैश इंक्रीज हो रहा है, आपका कैश इंक्रीज हो रहा है, हाँ सर हाँ। मतलब आपका क्विक एसेट्स 20,000 से इंक्रीज हो रहा है, हाँ, तो रेशियो आपकी इंप्रूव हो जाएगी, 4:1 इंप्रूव हो जाएगी, हाँ सर हाँ इंप्रूव हो जाएगी। बस हो गया रे, हो गया। आ जाओ क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, इंप्रूव। समझ में आ रहा है, हाँ। अगेन क्या लिखेंगे यहाँ पे, रीजन सर, रीजन लिखेंगे कि क्विक एसेट्स ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कैश इज इंक्रीजिंग बट सर बट करंट लाइबिलिटीज रिमेन्स अनचेंज्ड। बस है ना, बेकार में आप इतना घबरा रहे थे कि सर रीजन में क्या आएगा, अरे कुछ नहीं लिखना रीजन में, बस इतना ही लिखना है और नंबर पूरे मिलेंगे, पक्का गारंटी है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं सर। नेक्स्ट क्या है, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000। अगेन वही सेम चीज कि यहाँ पे स्टॉक आपका कम हो जाएगा 20,000 से फॉर 22,000 और कैश आपका बढ़ जाएगा 22,000 से, कैश आपका 22,000 से बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अरे स्टॉक का कोई इंपैक्ट तो आ नहीं रहा, हाँ सर नहीं आ रहा। आपके करंट एसेट्स सॉरी क्विक एसेट्स बढ़ रहे हैं, है ना सर, क्विक एसेट्स हमारे 22,000 से बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो कैश है वो आपके क्विक एसेट्स का पार्ट तो है ना भाई, बात तो सही है, राइट। तो क्या होगा देखो आप, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पॉइंट नंबर डी सर, रेशियो अगेन इंप्रूव हो रही है, हाँ। और एग्जैक्ट सेम रीजन मैं यहाँ पे लिखूंगा, एग्जैक्ट सेम कि क्विक एसेट्स आर इंक्रीजिंग, राइट, कैश इज इंक्रीजिंग बट करंट लायबिलिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। ऑल राइट, आ जाओ फटाफट से लास्ट वाले पे। अब मुझे लगता है आपकी स्पीड थोड़ी सी इंप्रूव हो गई होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना, ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स वगैरह से आपको पैसे मिले, हाँ, तो एक तो आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा बिल्कुल, और ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएंगे, उन्होंने पैसे दे दिए तो कम हो गए, हाँ। बेटा देखो आपका जो कैश है वो भी क्विक एसेट्स है, हाँ सर हाँ। ट्रेड रिसीवेबल जो डेटर्स वगैरह है वो भी क्विक एसेट्स है, हाँ सर, दोनों ही आते हैं क्विक एसेट्स में। तो एक क्विक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, सर देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। क्या आ जाएगा, नो चेंज। अगेन यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि वन क्विक एसेट इज इंक्रीजिंग द अदर वन इज डिक्रीजिंग, है ना, लिख रहे हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, वन क्विक एसेट ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्या सर, ब्रैकेट में लिख दो ट्रेड रिसीवेबल इज रिप्लेस्ड बाय
इज रिप्लेस्ड बाय अनदर क्विक एसेट, मतलब ट्रेड रिसीवेबल को रिप्लेस कर लिया किसने, कैश ने, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर क्विक एसेट, अनदर क्विक एसेट ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कैश, कैश, हाँ, एंड करंट लाइबिलिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, खत्म, हाँ सर खत्म, बोलो हाँ है ना, समझ में आया ना, एक एक चीज समझ में आ गई। तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो तो हमने कर ली खत्म। क्या कोई दिक्कत हुई, अरे मतलब ही नहीं सर दिक्कत हो, ये सुनो, आते हैं फटाफट से अब आपके डेट इक्विटी रेशियो पे देखो। ऑलराइट, सो फटाफट से देखो, एज्यूमिंग दैट द डेट टू इक्विटी रेशियो इज 2:1, डेट कितना बेटा आपका, डेट मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 20,000, एजम्पशन है, राइट, एग्जाम्पल, एग्जाम में नहीं लिखना है इसको, अपॉन इक्विटी सर कितना 10,000, 2:1, ठीक है। आओ फटाफट से यहाँ लिखो ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन, यहाँ लिखेंगे इफेक्ट, सर यहाँ लिखेंगे इफेक्ट, और रीजन, रीजन अब आपको समझ में आ चुका कैसे लिखना है, राइट, रीजन। ऑल राइट, देखो सबसे पहला क्या है सर, सबसे पहला फर्स्ट वन इज इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। अच्छा, आपने क्या करे हैं सर, नए शेयर इशू करे हैं और कैश में करे हैं। सबसे पहले ये देखो कि भाई कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। अगर आपने न्यू शेयर इशू करे हैं, इसका मतलब शेयर कैपिटल बढ़ गया, कहो ना, ये सुनो, शेयर कैपिटल बढ़ गया। कैश में करे हैं तो कैश बढ़ गया, आपको कैश मिला है, हाँ जी, कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो शेयर्स भी बढ़ गए, शेयर कैपिटल बढ़ गया, कैश बढ़ गया, दोनों बढ़ गए। अब मुझे बताओ यहाँ पे डेट पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, अरे डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, कोई इफेक्ट नहीं है, नहीं, लेकिन आपकी इक्विटी बढ़ रही है, हाँ सर हाँ। मान लो बेटा कितने से, मान लो 5,000 से 10,000 से, जिस मर्जी से मानो, तो ये तो सिंपल हो गया कि भाई आपकी रेशियो कम होने वाली है। 20,000 डिवाइडेड बाई 15,000 करोगे तो कम ही होगी ना, 1.33, 2:1 से कम होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज, क्या लिखेंगे, डिक्रीज। और रीजन क्या है, रीजन आप खुद लिखो। अब मैं आपको एक बता रहा हूँ, देखो सिंपली अब क्या लिखोगे कि भाई आपका शेयर होल्डर फंड्स बढ़ेगा, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, इक्विटी इज इंक्रीजिंग, इक्विटी इज इंक्रीजिंग, यस सर यस, इक्विटी इज इंक्रीजिंग, बट आपका जो डेट है, डेट रिमेन्स अनचेंज्ड, डेट रिमेन्स अनचेंज्ड। बात समझ में आ गई, हाँ सर हाँ ठीक है, समझ में आ गई। अब बाकी के जो 3-4 पार्ट है उसके रीजंस आप खुद लिखोगे, सिंपल सा है, मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, ठीक है। सेकंड आ जाओ, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, सुनो ध्यान से। सर डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर्स में, हाँ कर सकते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, हाँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं वो कम हो जाएंगे, अरे क्योंकि डिबेंचर्स तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो डिबेंचर्स कम हो रहे हैं, हाँ। और क्योंकि वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। अरे आप अपने डिबेंचर होल्डर को शेयर्स दे रहे हो तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा, लेकिन डिबेंचर्स आपके कम हो जाएंगे, सही बात है। अब देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हाँ जी सर क्या होगा यहाँ पे क्या होगा सर, आपका जो डेट है, डिबेंचर्स आपके डेट में आते हैं, डेट का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, और डिबेंचर्स नॉन करंट होते हैं, तो मान लो -5,000, ऑल राइट। अब इक्विटी यहाँ पे बढ़ रहा है सर इक्विटी तो यहाँ पे बढ़ रहा है, हाँ सर हाँ, इक्विटी अगर आपका बढ़ेगा तो प्लस होगा, शेयर होल्डर फंड्स बढ़ रहे हैं, हाँ सर हाँ, तो इसका मतलब 15,000 ऊपर आया और नीचे भी 15,000 आया, कितना आ गया 1:1, इसका मतलब रेशियो डिक्रीज होने वाली है, हाँ। बेटा मैंने क्या बोला, आप कोई भी अमाउंट से करोगे, 2 रुपए से करो, 5 रुपए से करो, 500 से करो, सेम ही आएगा कि भाई रेशियो कम होगी, ठीक है। आ जाओ हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 2, क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है, सर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे रीजन आप क्या दोगे, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, फ्रेम आप करोगे। सर रीजन होगा कि जो हमारा इक्विटी है, हमारा इक्विटी वो बढ़ रहा है, इक्विटी इज इंक्रीजिंग, यस सर यस, और जो हमारा डेट है वो आपका डिक्रीज हो रहा है बाय द सेम अमाउंट, बोलो हाँ या ना, बस यही रीजन देना है कि भाई इक्विटी इज इंक्रीजिंग एंड डेट इज डिक्रीजिंग बाय द सेम अमाउंट, बस, हाँ सर बस, बात समझ में आ गई। उसके बाद आओ पॉइंट नंबर 3 पे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट प्रॉफिट। ओ माय गॉड, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। पहले के 2 पार्ट कंपैरेटिवली बहुत डायरेक्ट थे, थर्ड पार्ट को ध्यान से समझो। आपने फिक्स्ड एसेट्स बेचा है एट अ प्रॉफिट, यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट आपके इफेक्ट होंगे, देखो सर सबसे पहले हमारा फिक्स्ड एसेट कम होगा, सही बात है, फिक्स्ड एसेट कम होगा। कैश पे बेचा है तो कैश बढ़ेगा, फिक्स्ड एसेट कम होगा, कम, राइट। कैश पे बेचा है तो कैश बढ़ेगा, हाँ।
और प्रॉफिट पे बेचा है तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है। हाँ, अब बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट और लॉस दोनों के दोनों क्या होते हैं, सरप्लस का पार्ट होते हैं। अगेन पहला चैप्टर, हाँ सर पहला चैप्टर कि भाई जो भी आपके प्रॉफिट या लॉस हो रहे हैं वो आपके सरप्लस को इफेक्ट करते हैं। सरप्लस का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अरे सर सरप्लस का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो क्या सरप्लस, जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं, बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना, यहीं पे दिक्कत होती है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। जो आपका प्रॉफिट आपको हो रहा है, हाँ सर हाँ, ये प्रॉफिट आपने कहाँ डाला होगा सर, ये प्रॉफिट आप कहीं भी डालो, जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा, हाँ तो प्रॉफिट बढ़ा ना आपका, हाँ सर हाँ। अब ये प्रॉफिट आप कहाँ ट्रांसफर करते हो, सरप्लस में ट्रांसफर करते हो। जो आपका सरप्लस होता है, राइट, जो बैलेंस शीट में सरप्लस आता है, और सरप्लस कहाँ पे शो होता है, शेयर होल्डर फंड्स में। मैं बेटा जब आपको बोल रहा था कि पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने मेरी बात सुनी नहीं, है ना। क्या हुआ सर, जो भी प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, आपके सरप्लस को इफेक्ट करता है, हाँ सर हाँ। इससे आपके शेयर होल्डर फंड्स बढ़ जाएंगे, यस। और अगर लॉस होता तो ऑपोजिट होता कि भाई आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो जाता, शेयर होल्डर फंड्स कम हो जाता। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो आपका जो सरप्लस है, मतलब शेयर होल्डर फंड्स, ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, मान लो कितने भी अमाउंट से मान लो, राइट सर, कितने भी अमाउंट से मान ले, हाँ 2000, 100 रुपये, 200 रुपये, कितने भी अमाउंट से। जब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर पे कोई इफेक्ट नहीं है, अरे डेट तो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो इसका मतलब रेशियो डिक्रीज होगी, हाँ सर रेशियो डिक्रीज होगी। बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 3, इफेक्ट क्या हो गया सर, ये भी डिक्रीज हो रहा है, वाह, तीनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। क्या लिखोगे रीजन में, सर रीजन में लिखेंगे कि हमारा इक्विटी जो है इज डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बेटा, डिक्रीजिंग नहीं। इक्विटी इज इंक्रीजिंग बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हमारा इक्विटी बढ़ रहा है प्रॉफिट की वजह से, और डेट पे कोई इफेक्ट नहीं है, डेट रिमेन्स अनचेंज्ड। डेट क्या है सर, अनचेंज्ड है, बस ये आपको फ्रेम करके आना है। बेटा मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स करा दिए, अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेम कैसे करना है, राइट, ठीक है। आ जाओ फटाफट से फोर्थ पे, आओ भैया फोर्थ देखते हैं। अरे 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 देखो बेटा फोर्थ देखो, परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। सर इसका क्या मतलब है, मैं बताता हूँ ना इसका क्या मतलब है। देखो, एक तो आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो वो बढ़ गया, ओके सर ओके, फिक्स्ड एसेट बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से सुनो, ऑन अ लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस मतलब कि आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, बस इतनी सी बात है, ये बेकार के वर्ड्स हैं। डेफर्ड पेमेंट बेसिस, आपने क्या लिया है सर, लॉन्ग टर्म लोन लिया है एक तरीके से। मतलब अगर आपने जो एसेट 1 लाख रुपए का लिया है, वो 1 लाख रुपए आप लॉन्ग टर्म में पे करोगे, 1 साल के बाद पे करोगे, अभी नहीं पे कर रहे हो। लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस मतलब बाद में, 1 साल के बाद में। इसका मतलब आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटी बढ़ेगी, बोलो हाँ या ना, यस नो, वेरी गुड पॉइंट, यस नो, हाँ सर हमारी यहाँ की नॉन करंट लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, सर बिल्कुल बढ़ जाएगी, सर बिल्कुल बढ़ जाएगी। जो मुझे पेमेंट करनी है वो 1 साल के बाद करनी है। अब मुझे बताओ इक्विटी पे कोई भी इफेक्ट आएगा, नहीं सर इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपके डेट तो बढ़ रहे हैं, मान लो 10,000 से बढ़ रहे हैं, अच्छा कितना हो गया, 30,000 अपॉन 10,000, 3:1। अरे न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, रेशियो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फाइनली रेशियो क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। क्या लिखोगे कि आपका जो डेट है, जो आपका डेट है वो तो बढ़ रहा है, डेट इज इंक्रीजिंग, नॉन करेंट लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग, बट आपका जो इक्विटी है वो अनचेंज्ड है। क्या है सर, अनचेंज्ड है। क्लियर है ये बात। अब फटाफट से लास्ट पार्ट देखते हैं, आ जाओ भाई साहब, ये बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है, ठीक है, आ जाओ ध्यान से देखो, ठीक है, देखो आओ। लास्ट है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, बस इतना है, हाँ सर इतना है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। सर मुझे बताओ यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक तो आपका क्रेडिटर कम हो जाएगा, मतलब करंट लाइबिलिटी कम हो जाएगी, पेमेंट कर रहे हो तो कैश भी कम हो जाएगा, मतलब करंट एसेट। यहाँ पे करंट लाइबिलिटी करंट एसेट कम हो रहे हैं, बेटा हम यहाँ पे करंट रेशियो नहीं निकाल रहे हैं, ना तो आपके डेट पे कोई इफेक्ट पड़ा नॉन करंट लाइबिलिटी पे, और ना ही इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। दिस इज नो चेंज, ये तो आसान हो गया, दिस इज नो चेंज, है ना। क्या बोलोगे, डेट भी अनचेंज्ड है, डेट एंड इक्विटी बोथ रिमेन्स अनचेंज, इसका मतलब सर कोई चेंज नहीं आया। फटाफट से बताओ, डेट इक्विटी क्लियर हो गए, हाँ सर हाँ। करंट रेशियो कर ली, लिक्विड रेशियो कर ली, डेट इक्विटी बहुत डिटेल में कर ली। आते हैं फटाफट से नेक्स्ट रेशियो पे, विच इज प्रोप्राइटरी रेशियो। पहले तो फॉर्मूला याद करो इसका,
क्या था, बताओ मुझे, फॉर्मूला क्या था सर? फॉर्मूला था शेयर होल्डर फंड्स। अब मुझे फॉर्मूला याद कैसे है सर? आपको कैसे याद है? क्योंकि बेटा मेरे को इसका मीनिंग याद है कि भाई प्रोप्राइटरी रेशियो बोलता क्या है सर? ये बोलता है जो आपके पास टोटल एसेट्स है उसमें से आपने जो एसेट्स परचेज करे हैं अपने पैसों से कितने करे हैं। जो भी आपके पास टोटल एसेट्स है इसमें आपने अपने पैसे कितने लगाए हैं, मतलब शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में टोटल एसेट्स। सिंपल, हाँ सर सिंपल। कितना दिया हुआ आपको? 0.8:1। अब इसमें मैं मान सकता हूं कि मान लो शेयर होल्डर फंड्स 8,000 रुपए हैं, अरे मानना है बस, और नीचे टोटल एसेट्स 10,000 रुपए हैं, यही मान सकता हूं। हाँ ठीक है, आते हैं फटाफट से देखते हैं। यहां पे लिखोगे आप क्या? ट्रांजैक्शन। क्या लिखेंगे सर? ट्रांजैक्शन। यस सर यस। यहां लिखेंगे इफेक्ट। ऑल राइट, इफेक्ट लिख दिया। और यहां पे आपका क्या आ जाएगा? रीजन। और रीजन तो अब आपको समझ में आ ही गए। देखो फटाफट से देखो, पहला क्या है? ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेबल आफ्टर 5 ईयर्स। सर आपने लोन लिया, इसका मतलब आपका कैश बढ़ गया है ना, कैश या बैंक बैलेंस जो भी है बढ़ गया। हाँ, और आपने क्या लिया? पेबल आफ्टर 5 ईयर्स, तो इसका मतलब अब आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटी बढ़ गई। बोलो यस और नो। मुझे बस पहले तो ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है सर कि क्या हो रहा है। 11th क्लास के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ठीक है? कि सर आपने एक क्या लिया? लोन लिया, कैश बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, उसके बाद सर नॉन करंट लाइबिलिटी बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई। हाँ सर बढ़ गई। अब देखो शेयर होल्डर फंड्स पे कोई इंपैक्ट आया भाई? शेयर होल्डर फंड्स पे कोई इंपैक्ट है? नहीं सर। टोटल एसेट्स पे? हाँ सर टोटल एसेट्स पे तो इंपैक्ट आया है। आपके टोटल एसेट्स में करंट एसेट तो आते ही हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल राइट। तो 5 लाख रुपए से बढ़ जाएंगे। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमिनेटर वही का वही है, तो रेशियो क्या हो जाएगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी। इतनी बात सबको पता है? हाँ सर हाँ, रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। अगेन रीजन क्या लिखेंगे कि भाई आपके टोटल एसेट्स जो हैं वो तो इंक्रीज हो रहे हैं, टोटल एसेट्स आर इंक्रीजिंग, बट आपका जो इक्विटी है, ठीक है, जो आपका शेयर होल्डर फंड्स है, यहां लिख लो बेशक, शेयर होल्डर फंड्स है, ये क्या रह गया सर? अनचेंज्ड। क्या है? नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, इसलिए आपकी रेशियो क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सिंपल सिंपल। आ जाओ नेक्स्ट देखो, परचेज मशीनरी ऑफ 2 लाख बाय चेक। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हुआ सर? यहाँ पे मेरी एक तो मशीनरी बढ़ गई, ऑल राइट, जो कि मेरे लिए एक एसेट है। हाँ, चेक दिया है मतलब बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बिल्कुल सर बिल्कुल, वो भी मेरा एसेट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पे एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट कम हो रहा है। एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है। मुझे बताओ, सोच समझ के बताओ कि भाई जो शेयर होल्डर फंड्स है, शेयर होल्डर फंड्स कोई चेंज हुए? नहीं। अरे शेयर होल्डर फंड्स में चेंज कब आएगा? जब या तो आप कैपिटल में चेंज ला रहे हो, शेयर कैपिटल में, राइट, या आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस में चेंज हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ तो, एक एसेट बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। टोटल एसेट्स में भी चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। एक को बढ़ा रहे हो दूसरे को कम कर रहे हो। आ जाओ सेकंड, सर नो चेंज, देयर वुड बी नो चेंज। क्यों? क्योंकि आप क्या लिखोगे? टोटल एसेट्स, ठीक है। यहां पे आप पहले तो आप ये लिख सकते हो कि भाई वन एसेट इज इंक्रीजिंग द अदर वन इज डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब टोटल एसेट भी आपके क्या रह गए सर? अनचेंज्ड, और इक्विटी भी आपका क्या रह गया सर? अनचेंज्ड। शेयर होल्डर फंड्स भी क्या हुए? अनचेंज्ड। लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ फटाफट से थर्ड पे। हाँ जी, अब जो थर्ड है बेटा, थर्ड उसको देखते हैं ध्यान से। सर थर्ड क्या है? रिडीम्ड 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ₹3 लाख। आपने रिडीम कर दिए। रिडीम का मतलब होता है बेटा पेमेंट करना। रिडीम का मतलब क्या होता है बेटा? रिडीम का मतलब होता है पेमेंट करना। अच्छा ठीक है, तो आपने पेमेंट करी है, हाँ राइट बेटा। क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स को, आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर्स को आप पैसे वापस करते हो, बिल्कुल करते हो, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो यहां पे आपको मैं ये बोल सकता हूं कि भाई जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स होंगे वो कम हो जाएंगे। अरे बोलो, मतलब आपके जो शेयर कैपिटल है वो कम हो रहा है? ये सर वो कम हो रहा है। आपने क्योंकि शेयर्स को पैसे वापस भेज दिए, हाँ, तो शेयर्स कम हो गए, बिल्कुल। अब वो मेरे शेयर होल्डर नहीं रहे, हाँ सही सही बात है। आपने पैसे दिए मतलब आपका कैश या बैंक बैलेंस कम हो गया, हाँ सर हो गया। अब देखो इसमें ध्यान से देखो, शेयर होल्डर फंड्स और टोटल एसेट्स दोनों में आपका चेंज आ रहा है। हाँ, तो देखो ध्यान से देखो, कितना है सर? 3 लाख। अच्छा सुनो, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ थोड़े बड़े नंबर का। थोड़े बड़े नंबर का मतलब जैसे यहाँ मैं ऊपर लेता हूँ 8 लाख। मान लो आपके शेयर होल्डर फंड्स 8 लाख थे और टोटल एसेट्स 10 लाख थे। सर ऐसा क्यों किया? अरे यार कॉमन सेंस देखो, अभी भी मेरा रेशियो 0.8:1 है। अगर मैं मान लूं
कि पहले मेरा शेयर होल्डर फंड्स 8 लाख रुपए था और मेरा टोटल एसेट 10 लाख रुपए था, तो क्या अभी भी रेशियो 0.8:1 है? हाँ सर हाँ। अब क्या हुआ, 3 लाख रुपए के आपने पेमेंट करी है, तो शेयर होल्डर फंड्स भी कम हो गया। हाँ सर हाँ, बिल्कुल 3 लाख से। और टोटल एसेट्स भी कम हो गए। हाँ सर हाँ, 3 लाख से टोटल एसेट्स भी कम हो गए। बात समझ रहे हो? हाँ, तो अब मेरी बात सुनो, शेयर होल्डर फंड्स हो गए बेटा 5 लाख, 8 में से 3 गए हो 5 बच गए हो। हाँ सर हाँ। और आपके एसेट्स कितने बच गए? 7 लाख। डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.7। 0.7 मतलब क्या यहाँ पे आपकी रेशियो डिक्रीज हो रही है? हाँ, डिक्रीज हो रही है। समझ रहे हो? इसलिए एग्जाम्पल लेके करवा रहा हूँ ताकि गलती ना हो। वो एग्जाम में करके नहीं दिखाना आपको। तो क्या हो रही है सर? डिक्रीज हो रही है। 0.7 से 0.7 तक आ गई, 0.8 से 0.7 आ गई, डिक्रीज। सर रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे कि भाई आपके शेयर होल्डर फंड्स और आपके टोटल एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं बाय द सेम अमाउंट। बस, दैट शेयर होल्डर फंड्स एंड टोटल एसेट्स आर डिक्रीजिंग बाय द सेम अमाउंट, इसलिए आपकी रेशियो डिक्रीज हो रही है। टन टना खत्म। राइट, आओ फटाफट से फोर्थ पे। फोर्थ देखेंगे सारे बच्चे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ ना, अरे आओ ना, क्वेश्चन करवाओ ना, आओ। सर फोर्थ पॉइंट है इश्यूड इक्विटी शेयर्स टू द वेंडर ऑफ बिल्डिंग परचेज 7 लाख। अच्छा ठीक है, ये तो पढ़ा हुआ है ना आपने, शेयर्स चैप्टर पढ़ा हुआ है ना। आपने क्या किया सर? आपने बेसिकली एक बिल्डिंग परचेज करी है। सर आपने क्या करा है? एक बिल्डिंग परचेज करी है। हाँ सर हाँ। उसके बदले पैसे नहीं दिए, शेयर्स दिए हैं। देखो देखो, इश्यूड इक्विटी शेयर्स, तो इसका मतलब आपका शेयर कैपिटल बढ़ेगा। सर शेयर कैपिटल बढ़ेगा, हाँ जी बिल्कुल बढ़ेगा। आपने क्यों दिए हैं शेयर्स? क्यों दिए? क्योंकि आपने बिल्डिंग खरीदी है, तो आपके टोटल एसेट्स भी बढ़ेंगे। सही बात है, तो दोनों ही इंप्रूव हो रहे हैं। आ जाओ देखते हैं। तो आपका शेयर होल्डर फंड्स भी बढ़ रहा है, आपने शेयर इशू करे हैं, शेयर कैपिटल बढ़ रहा है 7 लाख रुपए से, और आपके टोटल एसेट्स भी बढ़ रहे हैं 7 लाख रुपए से। बेटा आप क्या कर सकते हो, अगर इतना बड़ा कर रहे हो, ठीक है, तो 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, देखो 8 + 7 15 लाख डिवाइडेड बाय 17 लाख कितना आ जाएगा? 0.88। कितना आ रहा है? 0.88। पहले कितना था? 0.8। बेटा डेसिमल से बहुत कुछ फर्क पड़ रहा है। 0.88 बड़ा है या 0.8 बड़ा है? 0.88 बड़ा है। 0.8 का मतलब यहाँ पे होता है 0.80, है ना। अगर सिर्फ डेसिमल आपको इतना दे रखा है 0.8, तो क्या माना जाएगा? 0.80। ये क्या है सर? 0.88 है, तो इसका मतलब रेशियो इंप्रूव हो रही है। बढ़ेगी, ऑफकोर्स बढ़ेगी यार, ऑफकोर्स बढ़ेगी। आ जाओ देखो सर, बढ़ेगी, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ आ जाओ। फोर्थ क्या हो रही है सर? इंक्रीज हो रही है। हाँ जी इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे कि भाई आपका शेयर होल्डर फंड्स एंड टोटल एसेट्स दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं बाय द सेम अमाउंट। सर दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं बाय द सेम अमाउंट। क्या अब आपको ये बहुत ज्यादा आसान लग रहा है? क्योंकि है ना, अरे आसान है ना। राइट, आ जाओ फटाफट से लास्ट देखो, आ जाओ। ठीक है, और इतने मैसेज आया ना सर, इंक्रीज डिक्रीज, क्योंकि एग्जाम में आता है। ये बात तो सच है कि एग्जाम में आता है, लेकिन आसान है यार। आ जाओ लास्ट देखो, लास्ट। सर लास्ट क्या है? लास्ट है बेटा रिडीम्ड 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ 6 लाख। क्या है सर? रिडीम्ड 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ 6 लाख। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, इस पे हम एक स्पेशल डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए सुनो। सर आपने डिबेंचर रिडीम करें? हाँ सर डिबेंचर रिडीम करें। अब मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझाने वाला हूँ जो आपको समझ में आता नहीं है, तो कोशिश करते हैं। हाँ जब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। बेटा मैंने जब आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था, पढ़ा ही नहीं है, जाके देख कर आओ पहले। पढ़ा नहीं है, ये क्या बात होती है? सुनो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी सर, क्या? इसको हम बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज़। क्या बोलते हैं? करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। मुझे नहीं पता कितने बच्चों को याद है, क्योंकि मैंने ये आपको वहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया था। करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। सर इसका मतलब क्या होता है? राइट, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है, गलतियाँ करते हैं बहुत सारे बच्चे। देखो बेटा, मान लो जो डिबेंचर्स हैं, है ना, आज का डेट है 1 अप्रैल 2016 है, ठीक है। आपने 5 साल में इसकी पेमेंट करनी है, 5 साल में पेमेंट करनी है। हाँ, इनको रिडीम करना है। हाँ जी, तो सर मतलब कब करना है? 17, 18, 19, 20, 21 में करना है। मतलब 1 अप्रैल 2021 को आपको रिडीम करना है। मान लो कब करना है? 1 अप्रैल 2021 में। बेटा मुझे एक बात बताओ, आज जब मैं इसकी अकाउंटिंग करूंगा, मान लो इसको लिख दो
31 मार्च 2021, है ना, 5 साल पूरे हो जाएंगे। हाँ सर हाँ। जब मैं आज इसकी अकाउंटिंग करूंगा तो डिबेंचर्स को कहाँ लूंगा मैं, नॉन करंट लाइबिलिटी में, क्योंकि सर 1 साल के बाद पेमेंट करनी है। हाँ सिमिलरली 2017 में भी नॉन करंट होगा। हाँ लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा कब की, 31 मार्च 2020 की, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। सर 31 मार्च 2020 की जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मुझे बताओ क्या अब अगले 12 महीने में ही 2020-21 में ही क्या मुझे इन डिबेंचर्स की पेमेंट करनी है? द आंसर इज यस। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि भाई जब मैं ये बैलेंस शीट बनाऊंगा, इस साल की बैलेंस शीट बनाऊंगा, 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो क्या मुझे डिबेंचर्स को 31 मार्च 2021 मतलब अगले 12 महीने में पेमेंट करनी है? हाँ सर 12 महीने में पेमेंट करनी है। तो अब आपके डिबेंचर्स क्या हो जाते हैं, करंट लायबिलिटी में आ जाते हैं। ये बहुत सारे बच्चे समझते नहीं हैं। ये सुनो, क्या आपको बात समझ में आ रही है? बेटा आपको मीनिंग समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। थक गया हूं मैं आपको समझा के, लेकिन क्योंकि आपकी आदत हो गई है याद करने की, अब वो आदत टूटना और तोड़ना दोनों ही बड़ा मुश्किल हो रहा है, राइट? तो समझो, कॉन्सेप्ट को समझो भाई। ये एक चीज है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इसका मतलब है आपने जो डेट लिया था, जो पैसे उधार पे लिए थे, वो लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे, लेकिन अब वो करंट मैच्योरिटी में आ गया, मतलब अगले 12 महीने में उनकी पेमेंट है। हमेशा लॉन्ग टर्म थोड़ी रहेंगे, हमेशा नॉन करंट थोड़ी रहेंगे। अब क्या हो गया, करंट हो गया। हाँ अब मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। जब मैं 31 मार्च 2021 को इनको पेमेंट करूंगा, सर जब पेमेंट करूंगा तो मुझे बताओ उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या आएगा? सर अब इफेक्ट ये आएगा कि आपका कैश कम होगा। हाँ सर हाँ, हमारा कैश कम होगा, और बेटा अब आपकी करंट लायबिलिटी कम होगी, नॉन करंट नहीं। क्यों सर? क्योंकि ये डिबेंचर्स जो थे वो मैं करंट में कंसीडर कर चुका था पिछले ही साल। किसमें सर? करंट में ही मैंने उसको कंसीडर कर लिया था। ये कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से समझ जाओगे आपके लिए अच्छा रहेगा। बात समझ रहे हो सर? क्या थी? करंट थी। तो इसका मतलब मैंने ये क्यों समझाया बेटा आपको, यहाँ पे देखो, आ जाओ। आपको क्या बोला? रिडीम्ड 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ 6 लाख। तो जब आपने डिबेंचर्स को रिडीम किया है ना, तो बच्चों को क्या लगता है कि भाई डिबेंचर रिडीम किया है मतलब नॉन करंट लायबिलिटी को कम किया है। अजी नहीं, डिबेंचर्स रिडीम किया है मतलब पिछले साल ही आपने इसको क्या मान लिया होगा, करंट लायबिलिटी। तो यहां आपकी करंट लायबिलिटी कम होगी और आपका कैश कम होगा। ठीक है, हाँ अब आ जाओ ध्यान से। हाँ ठीक है, देखो 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 ध्यान से देखो। ऑल राइट, तो आपकी करंट लायबिलिटी कम हो रही है। हाँ, करंट लायबिलिटी का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा। कैश कम हो रहा है मतलब टोटल एसेट्स कम हो रहे हैं सर। क्या हो रहे हैं सर? टोटल एसेट्स कम हो रहे हैं। तो शेयर होल्डर फंड्स पे तो कोई भी इंपैक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है। शेयर होल्डर फंड्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखो ऊपर कितने हैं? 8 लाख, हाँ 8 लाख, और नीचे बच गए 4 लाख। तो सर रेशियो तो इंप्रूव होगी। अगर आपका न्यूमरेटर चेंज नहीं हो रहा और डिनोमिनेटर गिर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है सर रेशियो हमारी इंक्रीज ही होती है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया इंक्रीज। क्या लिख दिया? इंक्रीज। क्या लिखेंगे सर कि भाई जो मेरे टोटल एसेट्स हैं वो कम हो रहे हैं, टोटल एसेट्स कम हो रहे हैं, और शेयर होल्डर फंड्स आपके क्या है? अनचेंज्ड। नो चेंज सर, नो चेंज। शेयर होल्डर फंड्स आपके अनचेंज्ड है। मुझे फटाफट से बताओ, समझ में आ गया? अरे इतना डिटेल में तो भाई साहब मैंने पिछले साल भी नहीं पढ़ाया था, ठीक है, राइट, जितना इस बार मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। बात समझ में आ गई? यस सर यस। खत्म। करंट रेशियो टन टनातन खत्म, बिल्कुल क्विक खत्म। डेट इक्विटी खत्म, और आपका प्रोप्राइटरी खत्म। अब आते हैं बेटा एक बहुत ही बढ़िया रेशियो पे, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने की, और वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस इन्वेंट्री टर्नओवर से आने के चांसेस ज्यादा क्यों होते हैं बेटा? अभी आपको पता चलेगा, ठीक है, अभी पता चलेगा। सबसे पहले तो भाई फॉर्मूला याद है? हाँ जी, याद है या नहीं है? याद है ना? इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर दूँ ऐसे, हाँ ठीक है, याद है सर? हाँ याद है, पिछली ही क्लास में याद करवाए हैं सारे फॉर्मूले, पिछली क्लास में याद करवाए हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है सर? COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। एक रेशियो सिर्फ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 1 घंटे में कराई है ना भाई? वही तो बात है, मैं तो आपके लिए जितनी मेहनत कर सकता हूँ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मेहनत करने से तो कुछ नहीं होगा जब तक आप नहीं करोगे। आ जाओ, ट्रांजैक्शंस, ऑल राइट, इफेक्ट, और इसके बाद आपका आ गया रीजंस।
रीजंस, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। ऑलराइट, ठीक है। देखो ट्रांजैक्शंस, इफेक्ट और रीजन, देखो ध्यान से देखो, आपको बोल रहे हैं कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। पहले तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं, है ना। आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 40,000, परचेजेस गिवन है 320 और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 120। ऑलराइट, क्या फॉर्मूला होता है, सीओजीएस हमको चाहिए, सीओजीएस हम निकाल लेंगे सर। कैसे निकाल लेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है आपको 40,000 की, हाँ जी, सीओजीएस का फॉर्मूला तो अब पता चल चुका होगा, ठीक है। परचेजेस कितनी है सर, 320, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग कितना आ गया, 2,40,000। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, हाँ सर हाँ। ओपनिंग कितना है 40,000, क्लोजिंग 120 डिवाइडेड बाय 2 आपका आ गया 80,000, विच मीन्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपकी कितनी आ गई, 3 टाइम्स, ठीक है। अब आपको बताना है कि भाई इन सारी ट्रांजेक्शन से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या फिर कोई चेंज नहीं हो रहा है। ऑल राइट, आ जाओ। सबसे पहला सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹40,000। अब प्रॉब्लम क्या है, इस रेशियो में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि सर वो ये सोचते रहते हैं कि यार सीओजीएस चेंज होगा नहीं होगा। मुझे बस एक चीज़ बताओ बेटा, सीओजीएस का मतलब क्या होता है। अरे नहीं बताओ ना यार, प्लीज़ बताओ। सर सीओजीएस का मतलब होता है जब आप अपने गुड्स की सेल करते हो, हाँ सर हाँ, गुड्स की सेल कर रहे हो, बिल्कुल सर बिल्कुल, उसकी कॉस्ट, सेल करने की कॉस्ट, हाँ सर, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग आप जो करते हो, बिल्कुल। मुझे बताओ आपने गुड्स की सेल करी, हाँ सर हाँ, कितने की, 40,000 की, तो 40,000 तो सेल का अमाउंट है। सीओजीएस कितना है सर, 42,000। सर सीओजीएस कितना है, 42,000। अब मेरी बात सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है बेटा कि अब आपका सीओजीएस जो है क्या वो इंक्रीज हो जाएगा। सर आपकी जो ये कॉस्ट है बेटा, क्या जो ये कॉस्ट है, क्या ये आपके सीओजीएस को इंक्रीज करेगी, हाँ। अब बच्चों को डायरेक्टली ये समझ में नहीं आती, तो दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखो आपने क्या किया है सर, गुड्स बेचे हैं, तो क्या आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ होगा, एवरीवन। अगर आपने गुड्स बेच दिए तो क्या क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो गुड्स आपके पास रखा होता है, जो गुड्स आपके बिजनेस में रखा हुआ है। अब क्योंकि आपने बेच दिया तो क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, हाँ। अब बेटा अगर आप मान लो, अरे अभी मान लो, सुन लो ध्यान से सुनो, देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री आपका 40,000 था, ठीक है सर, 40,000 था। परचेजेस आपका 3,20,000 था, अच्छा ठीक है सर, 3,20,000 था। अब क्लोजिंग 120 था, हाँ, लेकिन अब 120 तो नहीं रहा, 32 का बेच दिया आपने, 32 का बेच दिया ना, तो 32 का बेचा तो कितना आ गया, 88। क्लोजिंग स्टॉक आपका कितने का आ गया सर, 88,000 का आ गया, हाँ सर हाँ। अब बताओ सीओजीएस कितना आ रहा है, 40,000 प्लस 320 माइनस 88 कितना आ रहा है, 2,72,000, 2,72,000। अरे बेटा आप ऐसे करो, या मैं अगर डायरेक्टली ही यहाँ पे 32,000 ऐड कर देता तब भी तो 2,72,000 ही आना था। ओह अच्छा, यही तो दिक्कत है कि भाई कॉन्सेप्ट नहीं, फॉर्मूले के हिसाब से चलना है, फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे सर। चलो भाई चलो ठीक है। अब मुझे बताओ एवरेज इन्वेंट्री पे क्या इंपैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपका कम हो रहा है तो एवरेज इन्वेंट्री पे कैसे इफेक्ट नहीं आएगा सर। मतलब देखो बेटा, देखो ध्यान से, देखो सुनो ध्यान से। सर ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 था, हाँ। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो गया, 120 था, 32,000 का बेच दिया, 88,000, हाँ सर हाँ। अपॉन 2 करेंगे, बिल्कुल सर बिल्कुल, 40,000 प्लस 88,000 अपॉन 2 कितना हो रहा है, 64। तो अब कितना आ जाएगा आपका, 80,000 की जगह आ जाएगा 64,000। आपको समझाने के लिए कर रहा हूं बस ये, यस और नो। तो 2,72,000 अपॉन में 64,000 कितना हो जाएगा सर, 272 अपॉन में 64, 4.25 टाइम्स। तो क्या आपका इसका मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। एवरीबडी जल्दी से मुझे बताओ, क्या पहले का आंसर इंक्रीज आएगा, एब्सोल्युटली यस। अब सर रीजन में क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनो। अब बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्योंकि आपको सारा का सारा डेटा गिवन है सर, मतलब आपको यहाँ पे पूरा कुछ गिवन है ना, कि भाई पहले ओपनिंग इन्वेंट्री इतना था, अब चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे अब आपको करके दिखाना है। सर करके कैसे दिखाना है, देखो ध्यान से कि भाई अब यहाँ पे करके दिखाओगे। सबसे पहले तो देखो रीजन में आपको एक लिखवाता हूँ। देखो सर सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी आपको लिखना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या हो रही है सर, ये इंक्रीज हो रही है, विल इंक्रीज, हाँ सर हाँ। और एंड आपका जो एवरेज इन्वेंट्री है वो डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल, एंड एवरेज इन्वेंट्री विल डिक्रीज,
एवरेज इन्वेंट्री विल डिक्रीज, बोलो हाँ या ना, यही हुआ है क्या? हाँ सर यही हुआ है। और आप क्या करना, इसको सॉल्व करके भी दिखा देना, क्योंकि आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो आप क्या करोगे सर, यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दोगे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अब कितनी हो जाएगी। सर कितनी हो जाएगी? आपने निकाला 2,72,000, ये आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में 64,000। सर कितना आ रहा था ये तो मुझे याद नहीं है, आई गेस 4.25 टाइम्स, बस 4.25 टाइम्स। तो साफ साफ दिख रहा है, पहले कितनी थी? 3 टाइम्स। सर पहले 3 टाइम्स थी, अब 4.25 टाइम्स हो गई है। उसको सॉल्व करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ठीक है। ऑल राइट, आओ फटाफट से सेकंड देखते हैं। इस रेशियो को बहुत ध्यान से समझो, इसमें बहुत गलतियां करते हो आप। देखो सेकंड है बेटा इंक्रीज, अच्छा इसको मैं हटाता हूँ, बहुत ज़्यादा मेसी हो गया है। देखो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 40,000। वो कह रहा है आपने क्लोजिंग स्टॉक को 40,000 से इंक्रीज करा है, बस इतना ही लिखा है। हाँ सर इतना ही लिखा है। अब सोचो 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 क्या क्या इंपैक्ट आएगा। अरे देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, है ना, इसको मैंने हटा दिया। देखो यार ये थी हमारी ओरिजिनल, ये थी हमारी ओरिजिनल 3 टाइम्स। ऑल राइट, अब सुनो ध्यान से, आपको क्या बोला है, आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को इंक्रीज किया है, तो मुझे बताओ COGS क्या होगा? COGS बेटा आपका डिक्रीज हो जाएगा। अरे यार देखो 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 ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ पहले, ठीक है। अब मेरा क्या होगा, जो मेरा COGS होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ध्यान से सुन लो सर, वो कितना आएगा? मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ओपनिंग में 40,000 था, हाँ सर ओपनिंग में 40,000 था इन्वेंट्री। परचेजेस आपने करी है, सर कितनी करी है आपने? परचेजेस कितनी करी है आपने? करी है सर 3,20,000। परचेज आपने करी 3,20,000। ऑल राइट। उसके बाद आपने क्या किया सर? उसके बाद आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री 120 है। अब बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री 120 थी, वो कह रहा है वैल्यू को इंक्रीज करो 40 से, तो 120 प्लस 40 160 हो गई, माइनस 160। ये सुनो तो देखो कितना आ रहा है, 40,000 प्लस 320 माइनस 160, कितना आ जाएगा ये? 40 प्लस 320 माइनस 160 इज 2 लाख। तो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना आ गया? 2 लाख। हाँ सिमिलरली मैं यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री भी निकाल लूंगा। अरे यहाँ पे तो बस आपको सॉल्व करके दिखाना है, आपको समझ में आ जाएगा इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, पूरा डेटा गिवन है। ओपनिंग में 40,000 है, हाँ सर 40,000 है। क्लोजिंग में आपकी 1,60,000 हो गई, 1,60,000 हो गई अपॉन 2, यह आ गया 1 लाख। कितना आ गया? 1 लाख। हाँ अब मुझे बताओ बेटा आपकी ITR कितनी आ जाएगी? ITR कितनी आ जाएगी भाई? 2 लाख रुपए COGS है और 1 लाख रुपए एवरेज है, तो क्या आपकी 2 टाइम्स आ गई? हाँ सर 2 टाइम्स आ गई। बात समझ में आई? इसका मतलब आपका इफेक्ट क्या आ रहा है सर? डिक्रीज होगी। पहले 3 टाइम्स थी सर, पहले 3 टाइम्स थी, अब आपकी क्या होगी? अब आपकी 2 टाइम्स हो गई, तो डिक्रीज हो गई। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि मेरा जो COGS है, COGS विल डिक्रीज, COGS आपका कम हो रहा है, हाँ सर हाँ, COGS विल डिक्रीज एंड एवरेज इन्वेंट्री विल इंक्रीज, एवरेज इन्वेंट्री विल इंक्रीज। बस परफेक्ट आंसर, पूरे नंबर जेब में। बात समझ में आ गई? इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे करना है? हाँ सर हाँ, आ जाओ 2-3 पार्ट बचे हुए उसको भी समझते हैं। सर आपने गुड्स परचेज करे 80,000 के। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर आपने बेटा गुड्स परचेज करे हैं तो क्या होगा? परचेजेस बढ़ेगा। ये सुनो, आपका यहाँ पे परचेजेस बढ़ेगा और साथ में स्टॉक भी बढ़ेगा। अरे क्लोजिंग स्टॉक क्या है सर? क्लोजिंग स्टॉक है जो गुड्स आपके पास रखे हुए हैं जो आपने नहीं बेचे, अनसोल्ड गुड्स। तो अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो तो वो आपके क्लोजिंग स्टॉक में तो आएगा जब तक आप बेचोगे नहीं। बात तो सही है सर, जब तक नहीं बेचोगे वो आपके क्लोजिंग स्टॉक में आएगा ना। हाँ ठीक है, देखो 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 यहाँ पे अगेन मैं सॉल्व कर देता हूँ, आ जाओ पॉइंट नंबर C ना। हाँ दोबारा सॉल्व करते हैं कि भाई जो मेरा COGS आएगा वो कैसे आएगा? आपका ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है? 40,000, ठीक है। आपकी परचेजेस पहले 3,20,000 थी, अरे बेटा पहले आपको 3,20,000 की परचेज गिवन थी, आपने क्या करी है 80 की और कर ली, तो क्या 4 लाख हो गई? हाँ सर 4 लाख हो गई। आपका क्लोजिंग स्टॉक पहले 1,20,000 था, ये देखो 120, हाँ अब 120 से 80,000 बढ़ जाएगा, कितना हो गया? 2 लाख। सर कितना हो गया? माइनस 1 लाख माइनस 2 लाख। अरे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, देखो इसको करने की ज़रूरत नहीं थी। देखो 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 कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 2,40,000। अरे बेटा पहले भी तो 2,40,000 ही था। ये सुनो, हाँ सर हाँ। तो सिंपल सी बात है, मुझे बताओ क्या आपने यहाँ पे गुड्स को सेल किया है क्या? मुझे बताओ क्या आपने यहाँ पे गुड्स को सेल किया है? नहीं, राइट। परचेजेस करिए तो बेटा परचेजेस करने से COGS थोड़ी चेंज होता है।
वो तो सेल करने से होगा या क्लोजिंग स्टॉक के कम या ज़्यादा होने से होगा। हाँ यस और नो, अगर परचेजेस करी तो परचेजेस बढ़ गई, क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ गया, COGS चेंज नहीं होगा, सही बात है, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री जरूर चेंज होगी। ओपनिंग में 40 थी, क्लोजिंग में 120, देखो देखो देखो, अब मेरी एवरेज इन्वेंट्री के साथ देखो क्या होगा। आपकी ओपनिंग में कितनी थी सर 40,000, कितनी 40,000, क्लोजिंग में 120 थी, 80,000 आपने परचेज किया है तो कितने होगा 2 लाख अपॉन 2 कितना आ जाएगा ये 1,20,000। तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2,40,000 अपॉन 120 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स आ रहा है। वाह सर, इसका मतलब ये भी आपका डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है। हाँ तो यहाँ आपने लिखा डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ गई बात? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर हाँ, क्लियर है, पक्का क्लियर है, यस एवरीवन, बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद देखो आओ फटाफट से, अब बेटा क्या है परचेज रिटर्न। अरे देखो 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 बेटा देखो फटाफट से देखो, परचेज रिटर्न है। अब इससे क्या होगा, इसका मतलब जो गुड्स आपने परचेज किए थे वो आपने रिटर्न कर दिए, जो गुड्स आपने परचेज किए थे वो क्या कर दिए आपने रिटर्न कर दिए। हाँ सर वो आपने रिटर्न कर दिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसका मतलब अब आपकी परचेजेस कम हो जाएगी, जो परचेजेस आपने रिकॉर्ड कर रखी है वो कम हो जाएगी, परचेज रिटर्न कर दिए ना। हाँ अब बेटा अगेन आपका क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा एवरीबडी। अरे गुड्स वापस भेज दिए, जो गुड्स आपके स्टॉक में पड़े हुए थे, आपके क्लोजिंग स्टॉक में थे, वो वापस भेज दिए, तो क्या आपका स्टॉक कम हो जाएगा? हाँ, इसका आपके COGS पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप करके देख लो। परचेजेस भी कम कर रहे हो, COGS भी कम कर रहे हो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा? नहीं सर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री पे आएगा। हाँ एवरेज इन्वेंट्री में क्या आएगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, इसका मतलब एवरेज इन्वेंट्री कम हो जाएगी। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करना होता है, क्लोजिंग कम हो रहा है तो एवरेज कम हो जाएगा बेटा, इसका मतलब यहाँ पे आपका इंक्रीज आएगा, और ये आप खुद से करोगे। अरे ये सारे के सारे आपको पूरे के पूरे करके दिखाऊंगा, तो खुद कैसे करोगे रे है? बता दिया ना कैसे करना है। हाँ सर हाँ, बस करो खुद से, बता रहा हूँ इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट के 2 पे, और लास्ट के 2 बेटा मैं आपको एक दोनों के दोनों साथ में समझा रहा हूँ, सुन लो। ठीक है, दोनों के दोनों साथ में समझा रहा हूँ, सुनो। पहला क्या है सर, पॉइंट नंबर ई, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब सुन लो बेटा ध्यान से, पर्सनल यूज, मुझे बताओ यहाँ पे जब आप पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हो तो क्या आप एंट्री क्या पास करते हो? सर हमारी एंट्री पास होती थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने ड्रॉइंग्स करी है तो ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेजेस। याद है या नहीं है? अरे याद है या नहीं है? हाँ सर हम अपने परचेजेस को कम करते थे, ऑफकोर्स। क्यों सर? देखो ध्यान से, जब आप गुड्स खरीदते हो तो परचेज में डेबिट करते हो। परचेज का एक्सपेंस तो तब आता है जब भाई साहब आपने जो गुड्स खरीदे हैं वो बेचने के लिए खरीदे हैं, सही बात है। अरे परचेज का मतलब क्या है? गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग या फिर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यही होता है। हाँ तो आपने जब गुड्स परचेज किए होंगे तो आपने क्या किया होगा सर? आपने परचेज में डेबिट किया होगा। हाँ अब आपने इसको पर्सनल यूज के लिए यूज करा, पर्सनल पर्पस के लिए यूज करा है। हाँ तो बेटा आप अपने परचेज के एक्सपेंस को कम करते हो और ड्राइंग को डेबिट करते हो। अरे बचपन में सीखा था आपने ये, किसमें सर? बचपन में। हाँ ठीक है। हाँ अब मेरी बात सुनो सर, परचेज कम हुआ है, हाँ आपका क्लोजिंग स्टॉक भी तो कम हुआ है। अरे गुड्स चले गए, हाँ सर गुड्स तो चले गए, जो गुड्स आपके पास रखे हुए थे क्या वो ओनर लेके चला गया है? हाँ तो इसका मतलब परचेज भी कम हो गया है, क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो गया। हाँ तो जो आपने पॉइंट नंबर डी में किया एग्जैक्ट वही होगा। आपके COGS पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा? नहीं, हमारे COGS पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, COGS पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप करके देख लो। अरे यार यही ना दिक्कत है कि फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आया। देखो आओ, अगर मैं इसका COGS निकाल के दिखाऊंगा तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपका 40,000 है या नहीं? हाँ आपका जो परचेजेस आपको गिवन है वो कितना गिवन है? ये देखो परचेजेस आपको 3,20,000 गिवन है, लेकिन बेटा आप क्योंकि 10,000 आपने ड्राइंग्स करी है तो ये हो जाएगा 3,10,000, बिल्कुल सही। क्लोजिंग स्टॉक 120 गिवन है, कितना हो जाएगा? 1,10,000, 10,000 से कम हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 240 ना आएगा? हाँ सर हाँ, तो 240 तो लिखा था, पहले भी 240 था सर, पहले भी 240 था। ये देखो कोई चेंज नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो जाएगा। अगर मैं एवरेज इन्वेंट्री की बात करूंगा तो ओपनिंग में 40, क्लोजिंग में 1,10,000 अपॉन में 2 75,000, कितना? 75, तो 240 डिवाइडेड बाय 75,000 3.2। इसका मतलब क्या ये भी डिक्रीज हो रहा है? हाँ सर ये भी डिक्रीज हो रहा है। अरे बताओ फटाफट से, अरे सॉरी इंक्रीज हो रहा है,
पहले हमारी 3 थी ना बेटा, यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या आ रही है, 3.2 आ रही है। सर क्या आ रही है, 3.2। पहले कितनी थी, पहले आपकी 3 थी, पहले आपकी 3 थी, तो इंक्रीज हो रही है, हाँ इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आ गई, हाँ सर हाँ। अब देखो लास्ट वाला भी सेम है सर, लास्ट वाला बोलता है गुड्स 20,000 रुपए के आपने बांट दिए फ्री सैंपल्स में, अरे पी लो चाय, पी लो चाय, पी लो, फ्री सैंपल्स। हाँ, इसकी एंट्री आपको याद है क्या करते थे आप, इसकी एंट्री करते थे बेटा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कि जो 20,000 रुपए के आपने गुड्स बांटे हैं ना, ये आपके एक्चुअली में अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, बेचे तो है नहीं, हाँ सर हाँ। और आप इसको क्या करते थे, फिर परचेज में से माइनस करते थे, क्योंकि आपने इसको परचेज का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, और परचेज का एक्सपेंस तो तभी रिकॉर्ड होगा जब आपने गुड्स बेचे हैं। ये सुनो, यहाँ तो आपने गुड्स ऐसे बांट दिए, तो परचेज का एक्सपेंस कम किया और दूसरा एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, हाँ, और साथ साथ आपका क्लोजिंग स्टॉक भी कम होगा। तो बेटा ई और एफ दोनों सेम ही है, कि परचेज भी कम हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो रहा है। मुझे फटाफट से बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप मैंने आपको समझा दिया है कि आपको करना क्या है। बस आपको यही तो देखना है कि परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री, ये सब में क्या चेंज आ रहा है। फॉर्मूला आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, देख लो इंप्रूव हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। एवरीबडी क्लियर, हाँ सर क्लियर। आओ फटाफट से आते हैं टर पे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, भाई साहब एक वीडियो में कराना ये तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ो आराम से, ठीक है। इसके बाद 2 रेशियो हो रहा है बस, देखो ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, आपको क्या निकालनी है, टीआर। तो पहले तो आपको टीआर निकालनी है। हाँ जी, फॉर्मूला क्या था, भूल गए ना बेटा, घर पे आके पिटाई डिलीवर करूंगा। सर क्या होगा, क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज टीआर, क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है सर, ठीक है। आपको क्या गिवन है, क्रेडिट सेल्स आपको गिवन है सर 8 लाख रुपीज़ की, हाँ सर हाँ, 8 लाख रुपीज़ की आपको क्रेडिट सेल्स गिवन है। एवरेज के लिए आपको ओपनिंग टीआर और क्लोजिंग टीआर दिए हैं। ओपनिंग है 120, क्लोजिंग है 2 लाख, टोटल हो गया 320 अपॉन में 2 160। तो ये तो हो गई 5 टाइम्स, क्या हो गई सर 5 टाइम्स। ऑल राइट, अब एक एक करके फटाफट से देखते हैं, फटाफट से देखेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं अब आपको ऐसे ही बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया भाई, करंट रेशियो करा दी, क्विक करा दी, डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी, उसके बाद आईटीआर, फॉर्मेट आपको पता चल चुका है। हाँ, अब फटाफट से देखते हैं। देखो, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 40,000, क्या है सर, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। अब इससे क्या होगा, एक तो आपका कैश बढ़ेगा, सही बात है, और आपका ट्रेड रिसीवेबल कम होगा, हाँ ये भी सही बात है। मैंने क्या बोला, एक तो कैश बढ़ेगा और ट्रेड रिसीवेबल कम होगा। अरे पैसे मिल गए ना, अब भाई सामने वाले बंदे ने पैसे दे दिए, अब आपका डेटर थोड़ी है वो, हाँ सही बात है। तो मुझे बताओ बेटा, क्या क्रेडिट सेल्स पे कोई भी इफेक्ट आया, नहीं, क्रेडिट सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन एवरेज टीआर पे आएगा, हाँ, क्योंकि बेटा आपका क्या हो जाएगा, आपका टीआर कम हो जाएगा। जो आपका क्लोजिंग टीआर है, कितना गिवन है, 2 लाख, अगर आपको 40,000 मिल चुके हैं तो कम हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्रेडिट सेल्स तो उतनी ही रहेगी, हाँ सर उतनी ही रहेगी। अब अगर एवरेज में निकालने जाऊंगा तो ओपनिंग में कितना था, 120, ऑल राइट, क्लोजिंग में 2 लाख था, 2 लाख में से 40 ने पैसे दे दिए, कितना बच गया, 160 बच गया, अपॉन 2। अरे सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो रेशियो बेटा आपकी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। आओ फटाफट से, 120 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2, 140, 8 लाख डिवाइड बाई 140, ये आपका आ रहा है 5.71 समथिंग। तो क्या ये इंक्रीज हो रही है, हाँ सर ये इंक्रीज हो रही है। रीजन क्या लिखेंगे सर, सिंपल सा रीजन लिखेंगे, क्या, कि भाई आपके क्लोजिंग टीआर कम हो रहे हैं बस, और क्रेडिट सेल्स पे कोई इंपैक्ट नहीं है, बस ठीक है। सेकंड देखो, हाँ जी, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80,000, बस इतना ही गिवन है। सर क्या गिवन है, यही गिवन है कि 80,000 रुपए की क्रेडिट सेल्स करी है, तो बेटा 8 लाख रुपीज की थी, मान लो अब 8,80,000 की हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, 8 लाख से 8,80,000 की हो गई, हाँ। अब बेटा क्योंकि क्रेडिट सेल्स करी है, तो क्या आपके ट्रेड रिसीवेबल बढ़ जाएंगे, उधार पे ही तो बेचा है आपने, क्या ये उधार पे बेचा है, द आंसर इज यस सर, हमने इसको उधार पे बेचा है। बात समझ में आ गई, हाँ। अब सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, एवरेज निकालना है, ओपनिंग कितना है सर, ओपनिंग तो 120 है, ऑल राइट, क्लोजिंग कितना हो जाएगा सर, क्लोजिंग आपका पहले कितना था, 2 लाख आएगा, 2 लाख ना, हाँ। अब 2 लाख में 80,000 बढ़ जाएंगे, तो 2,80,000 हो जाएगा, अपॉन 2, राइट। देखो 1,20,000 प्लस 2,80,000, 120 प्लस 2 लाख डिवाइड बाई 2, ये आ गया 2 लाख। एवरेज कितना आ रहा है, 2 लाख, 8,80,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख,
आपका आ रहा है 4.4 विच इज अगेन क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है बेटा 4.4 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सर, ये तो डिक्रीज हो गया, पहले तो 5 टाइम्स था, क्या था 5 टाइम्स, अब डिक्रीज हो गया। रीजन क्या देंगे, रीजन सिंपल सा देंगे, क्या देंगे बेटा कि आपका क्रेडिट सेल्स बढ़ रहा है 80,000 से, हाँ, और आपके क्लोजिंग टीआर भी बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, इसका मतलब एवरेज टीआर भी बढ़ रहा है, हाँ, इसलिए आपका रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बस इतना ही लिखना है, इतना ही लिखना है कि भाई क्रेडिट सेल्स बढ़ रहा है, क्लोजिंग टीआर बढ़ रहे हैं, बस ठीक है। आ जाओ फटाफट से थर्ड देखेंगे। सर थर्ड क्या है, थर्ड इज सेल्स रिटर्न 20,000, क्या है सर, सेल्स रिटर्न आपका हो रहा है 20,000 का। अब मुझे एक बात बताओ सर, सेल्स रिटर्न का मतलब क्या हो गया, एक तो आपकी सेल्स कम हो गई, अब यहां पे क्या मानेंगे कि क्रेडिट सेल्स रिटर्न है, कैश नहीं क्रेडिट है, ठीक है सर ठीक है। तो अब आपका सेल्स 8 लाख था, 20,000 से कम हो गया, मतलब 7,80,000 हो गया, हाँ। अब बेटा सेल्स रिटर्न है तो आपके टीआर भी तो कम हो जाएंगे। अरे डेटर ने अगर आपको सेल्स वापस कर दिए, डेटर ने गुड्स वापस कर दिए, डेटर ने गुड्स वापस कर दिए तो डेटर कम हो गए ना, अब आपने पैसे कम लेने हैं, कितने 20,000 कम लेने हैं, हाँ। तो देखो ओपनिंग में तो सेम ही रहता है, क्लोजिंग आपके पास कितनी थी 2 लाख, तो 2 लाख से क्या हो गया सर 20,000 कम हो गए तो 1,80,000 हो गया, अपॉन में 2, तो 120 प्लस 180, 3 लाख डिवाइडेड बाई 2 150, एवरेज कितना आ रहा है 150, ठीक है। तो 7,80,000 डिवाइड बाई 150 ये आ रहा है बेटा 5.2, क्या आ रहा है 5.2, इसका मतलब रेशियो इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, रेशियो इंक्रीज हो रही है, हाँ सर हाँ रेशियो इंक्रीज हो रही है। बात समझ रहे हो कि अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे ये बेटा कि आपकी क्रेडिट सेल्स कम हो रही है, हाँ सर हाँ, और आपका क्लोजिंग टीआर कम हो रहा है, बस इतना ही लिखना है, इतना ही लिखना है, ठीक है। और ये करके दिखा देना, ये करके दिखा देना, ऑल राइट। आओ फटाफट से लास्ट, अरे भाई साहब सर लास्ट बोल रहा है क्रेडिट परचेजेस। अरे मुझे एक बात बताओ, अगर आपने परचेजेस करी क्रेडिट पे, सर किस पे, क्रेडिट पे, अब मुझे बताओ ध्यान से, क्या क्रेडिट सेल्स पे कोई भी इंपैक्ट आएगा, नहीं सर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अरे परचेज करिए, हाँ, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल पे कोई इंपैक्ट आएगा, नहीं सर, यहां तो आपका परचेजेस बढ़ेंगे, ट्रेड पेबल्स बढ़ेगा, हाँ, यहां कोई इफेक्ट नहीं है, वाह सर नो चेंज सर ये तो इन्होंने यहां क्यों दिया है मुझे नहीं पता, देयर इज नो चेंज। मुझे फटाफट से बताओ समझ में आ गया क्या, अब आपको समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, इजी है, आसान है, हाँ सर हाँ। आ जाओ फटाफट से 2 रेशियोज और करेंगे, एक है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, राइट, आ जाओ फटाफट से करते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको दे रखे 25%, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% गिवन है तो इसका मतलब क्या है सर, देखो फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, यही, अरे फॉर्मूला जाए तेल लेने, ठीक है। अब मेरी बात सुनो सर, 25% का मतलब क्या है कि जब आप 100 रुपए की सेल्स करते हो तो आपको 25 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट होता है, क्या यही मतलब है कि भाई जब आप 100 रुपए की सेल्स करते हो तो आपको 25 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट होता है, क्या यही मतलब है। तो आप जितनी भी सेल्स करते हो, जितने भी अमाउंट की सेल्स कर रहे हो उस पे 25% का ग्रॉस प्रॉफिट है, यही मतलब है, हाँ। आ जाओ सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वन, क्या लिखेंगे, फर्स्ट वन देखो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 50,000, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप बताओ, आपने बेटा क्या किया है, स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया है, क्या यहां पे आपका जीपी बढ़ेगा, अरे कैसे बढ़ेगा भाई। अब बच्चों के दिमाग में क्या आता है, सर देखो आपने स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया है, सीओजीएस में चेंज, ये सब चीजें, मुझे बताओ जीपी बढ़ेगा क्या, नहीं, सेल्स बढ़ी क्या, नहीं, तो भाई नो चेंज। इसमें बेटा बुक ने, आपकी बुक ने लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी है, पता क्यों दी है, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने क्या बोला कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस सीओजीएस, अच्छा ठीक है, सेल्स माइनस सीओजीएस, हाँ। अब सेल्स पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, ये एनालाइज कर रहे हैं सीओजीएस को, अरे हम पागल हैं क्या, अरे सीओजीएस पे इंपैक्ट कब आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपने बेटा स्टॉक परचेज किया 50,000 से, हाँ सर किया, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इसका मतलब आपका परचेज बढ़ेगा 50,000 से, हाँ, और जो आप यहां पे, या आपका ओपनिंग इन्वेंट्री है प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, आपका परचेज बढ़ा सर कितने से, 50,000 से, आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ी 50,000 से, तो क्या सीओजीएस में कोई चेंज आएगा, अरे नहीं आता ना, अरे परचेज भी 50,000 से बढ़ रहा है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री भी 50,000 से बढ़ रहा है, कोई चेंज नहीं आता, नहीं आता, राइट। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कहां चेंज हो रहा है, सेल्स कहां चेंज हो रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, बेकार का क्वेश्चन है,
मैं सिंपली क्या बोलूंगा कि भाई मेरे स्टॉक खरीदने से ना तो मेरा जीपी बढ़ता है ना कम होता है। अरे ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा कब होगा सर? जब आप सेल्स करोगे। अरे जब कुछ बेचोगे तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, ना तो कुछ बेचा बिल्कुल, तो यहां पे कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, बात ही खत्म। आओ बेटा फटाफट से सेकंड, परचेज रिटर्न, पता नहीं क्यों दे रहे हैं परचेज रिटर्न। अब अगेन वही बात सर, जब परचेज रिटर्न हो रही है तो क्या आपके जीपी में चेंज आ रहा है? नहीं। आपकी सेल्स में चेंज आ रहा है? नहीं। आपके सीओजीएस में भी चेंज नहीं आता है। सर कैसे? बेटा परचेज रिटर्न है तो परचेज कम हो गई, हाँ सर हाँ। क्लोजिंग स्टॉक भी तो कम हो गया, हाँ सर हाँ। अरे बहुत ही बेकार क्वेश्चन है जो बुक में दिया हुआ है और पता नहीं एग्जाम में आ जाता है क्यों। अरे ना तो मेरा सिंपल है, मैं तो पता क्या लिख के आता कि भाई इस ट्रांजैक्शन से ना ही मेरे ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट आ रहा है ना ही मेरे सेल्स पे कोई इंपैक्ट आ रहा है, तो अगेन नो चेंज। और इस क्वेश्चन से पता नहीं क्यों बच्चे घबरा रहे हैं भाई। मेरे को स्पेसिफिकली मैसेज आया है कि सर ग्रॉस प्रॉफिट वाला समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बेटा आपको ग्रॉस प्रॉफिट समझ में नहीं आ रहा। पहले इसका मतलब समझो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, तब समझ में आएगा कि भाई इसका मतलब है जब सेल करोगे उस पर 25% का प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट, जब सेल ही नहीं है तो प्रॉफिट का आएगा। समझ लो बात को, आ जाओ। थर्ड देखो, थर्ड सर आपने क्या करा है, आपने स्टॉक इन ट्रेड, कैश सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फाइनली कोई बढ़िया ट्रांजैक्शन आई है, फाइनली कोई बढ़िया ट्रांजैक्शन आई है। हाँ सर हाँ। अब सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या मैं यहाँ पे एक चीज एज्यूम कर सकता हूँ? मान लो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर 2500, सेल्स कितनी होगी? अरे मुझे बताओ, मान लो बेटा मैंने सेल्स कितनी ली है 10,000, हाँ तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 2500, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 25% है। हाँ सही सही है सही है सही है। अब बेटा मुझे बताओ अगर आपने सेल करी कितने से सर 40,000 से, कैश सेल और स्टॉक इन ट्रेड, तो क्या आपकी सेल बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी 40,000 से। मुझे बताओ ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा? हाँ। अरे भाई 25% का जीपी रेशियो मतलब क्या है? अरे मतलब यही तो है कि जितनी भी आप सेल कर रहे हो उस पर 25% का ग्रॉस प्रॉफिट है। तो बेटा अगर आप 40,000 की सेल कर रहे हो तो मुझे बताओ इस पे कितने का ग्रॉस प्रॉफिट होगा? 10,000 रुपए का। बिल्कुल सही बात है, 40,000 की सेल पे 25% का जीपी। हाँ सर हाँ बिल्कुल सही बात है, राइट। तो कितना आ गया? ये आपका आ गया बेटा 12,500, करेक्ट है, अपॉन में 50,000, ये भी करेक्ट है। 12,500 अपॉन में 50,000, अगर आप इसको निकालोगे मजे की बात ये है कि रेशियो अभी भी 25% ही रहेगी। सर कितनी रहेगी? 25% ही रहेगी बेटा, क्योंकि रेशियो थोड़ी चेंज हो रही है, परसेंटेज थोड़ी चेंज हो रहा है, वो तो सेम ही रहेगा। आप जितनी मर्जी सेल करो, अरे ये 25% का मतलब है जितनी मर्जी सेल करो उस पर 25% का जीपी है, सिंपल सी बात है भाई। तो जीपी रेशियो चेंज होगी ही नहीं। समझ में आ गया? हाँ सर हाँ ठीक है, ऑल राइट। सर जीपी रेशियो चेंज कब होगी? सर चेंज तब होगी जब मान लो आपने कोई सेल करी, एक सेल करी, जैसे अगर यहाँ लिखा होता कि 40,000 रुपीज़ की सेल करी और इस पे मुझे जो जीपी हुआ है वो 20,000 का हुआ है ना, तो भाई अब जीपी रेशियो चेंज हो जाती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जीपी हम क्या मान के चलेंगे कि भाई 10,000 का ही होगा। सर 10,000 मतलब 25%, 40,000 का 25%, हाँ तो रेशियो थोड़ी चेंज हो रही है यार, रेशियो तो वही है ना। बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया। आ जाओ फोर्थ, स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज। मुझे बताओ सेल हुई है क्या? नहीं। जीपी कुछ हुआ? नहीं, तो कोई चेंज नहीं है। मैं बेटा इसको क्या समझाऊं आपको? आप मुझे एक बात बताओ ना, अगर आपने कोई स्टॉक विड्रॉ करा पर्सनल यूज से तो सर क्या होगा? जैसे हम पढ़कर आए, परचेज का एक्सपेंस कम करोगे, जो आपका परचेज वाला एक्सपेंस है वो कम होगा और आपका क्लोजिंग स्टॉक कम होगा। हाँ, अरे जीपी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो रेशियो पे कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा। लास्ट देखो अगेन, आपने सैंपल्स बांटे हैं, वही सेम, परचेज कम होगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा। अरे भाई ना तो जीपी पे कोई इफेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा। जब सेल्स जो है आपकी, सेल्स चेंज नहीं हो रही, नो चेंज। सर पांचों का नो चेंज? हाँ बेटा पांचों का नो चेंज, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपको जीपी रेशियो आती नहीं है, इनको पता नहीं है ना आप कहाँ से पढ़ रहे हो। हाँ बात समझ में आ गई? यस और नो? खत्म? हाँ खत्म। आओ फटाफट से लास्ट रेशियो करेंगे, आओ फटाफट से। क्या टाइम हो गया? ओ भाई साहब आ जाओ। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। देखो आप, सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला याद नहीं है? हाँ यही उम्मीद थी बेटा, यही उम्मीद थी।
सर फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, यही होता है। हाँ सर यही होता है। अपॉन में इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, यही फॉर्मूला था। हाँ सर यही फॉर्मूला था। अब देखते हैं, आ जाओ सर। परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ 10 लाख बाय इशू ऑफ शेयर्स। अरे मुझे एक बात बताओ ना, मुझे एक बात बताओ, आपको क्या बोला बेटा? अब ये बहुत बढ़िया है, मजेदार रेशियो है। आ जाओ सर, आपने मशीनरी परचेज करी है बाय इशू ऑफ शेयर्स, तो इससे हो क्या रहा है? एक तो मशीनरी बढ़ रही है, हाँ सर मशीनरी बढ़ रही है, और आपके शेयर्स भी बढ़ रहे हैं, हाँ सर शेयर्स भी बढ़ रहे हैं। तो पहली बात, प्रॉफिट पे तो कोई इंपैक्ट आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल सही बात है। इंपैक्ट आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड पे। सर किस पे? कैपिटल एम्प्लॉयड पे। अब मजे की बात क्या है सर? मजे की बात यह है, यहाँ पे आपको कोई रेशियो गिवन नहीं है कि ये रेशियो है और बताओ, नहीं कोई रेशियो गिवन नहीं है, राइट? पता नहीं क्यों गिवन नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई रेशियो आपको गिवन नहीं है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपका यहाँ पे क्या है? मशीनरी बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहे हैं, और आपका शेयर्स बढ़ रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकाल सकते हैं सर। एक होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, हाँ सर हाँ। शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, यही होता है हाँ। किसी भी अप्रोच को फॉलो करो। अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे क्या आपके टोटल एसेट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने मशीनरी खरीदी है? क्या आपके टोटल एसेट्स बढ़ रहे हैं क्या? हाँ सर हाँ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स अगर आप इस अप्रोच से देखोगे तो आपने क्योंकि शेयर इशू करे हैं तो शेयर होल्डर फंड्स बढ़ रहा है, हाँ। तो इसका मतलब सर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड तो बढ़ रहा है, इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है। बेटा न्यूमरेटर कांस्टेंट है, इतनी मैथ तो बचपन में सीखी है कि न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। हाँ सर बिल्कुल, सर बिल्कुल सही बात है। जिन बच्चों को ये भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, आपकी गलती नहीं है। रुको रुको रुको, देखो मान लो बेटा प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपए का। अब मैं कुछ भी फिगर ले रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का है बेटा? 10 लाख रुपए का। अच्छा ठीक है, कोई भी अमाउंट ले सकते हो, हाँ। अब क्या हुआ? प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं है। अभी आपकी रेशियो कितनी है? 10%। अभी आपकी रेशियो 10% है, मैंने कोई भी फिगर ले ली, ठीक है। सर देखो 10 लाख रुपए से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है, हाँ। तो अब 10 लाख की जगह नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 20 लाख आ जाएगा। क्या आपका 20 लाख आ जाएगा? हाँ। तो क्या अब आपकी रेशियो 5% हो जाएगी? बिल्कुल आपकी रेशियो 5% हो जाएगी। तो रेशियो डिक्रीज हो रही है ना, हाँ। बस मैं यही बोल रहा था, क्लियर हो गया? हाँ सर। सर रीजन क्या देंगे? सिंपल कि भाई हमारा प्रॉफिट तो कांस्टेंट है लेकिन हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है, बस बात समझ में आ गई। आ जाओ फटाफट से सेकंड पे। सर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 25,000 रुपीज ऑन मशीनरी। सर ये जो है ना, मैं अगर एग्जामिनर होता, पेपर सेटर होता, तो मैं ये देता। क्यों सर? सोचो इसका क्या होगा, सोचो सोचो सोचो। चार्जिंग डेप्रिसिएशन, अब इससे क्या होगा? ध्यान से मेरी बात सुनो। सर डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो, हाँ। सर डेप्रिसिएशन मतलब एक्सपेंस है, हाँ सर हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, हाँ। तो क्या मैं बोल सकता हूं इससे आपका प्रॉफिट कम होगा? बिल्कुल होगा बेटा, इससे आपका प्रॉफिट कम होगा, 100% होगा। डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया 25,000 रुपये का, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम होगा, बिल्कुल होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा। अब मेरी बात सुनो, ऑन मशीनरी, तो क्या मशीनरी की वैल्यू भी कम होगी? हाँ जी बिल्कुल कम होगी, बोलो हाँ या ना। सर प्रॉफिट कम हो रहा है, हाँ सर हाँ। और आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है सर वो भी कम हो रहा है। बेटा मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब टोटल एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। एवरीबडी यस और नो, अग्री या नो? यस और नो? बिल्कुल सर। एक तो हमारा डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है, बिल्कुल कम हो रहा है, और हमारा क्या हो रहा है? कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम हो रहा है। अब खुद सोचो बेटा क्या हो रहा है, आपका न्यूमरेटर भी कम हो रहा है और डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है। अब मजे की बात यह है, मजे की बात यह है, सिंपल है। देखो सर कोई भी एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, कोई भी एग्जांपल लेता हूँ। मान लो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड, जैसे हमने बोला 1 लाख रुपए है। कैपिटल एम्प्लॉयड इससे ज्यादा ही होगा, हाँ, कुछ भी ले सकते हो। मान लो 5 लाख, आप अपने हिसाब से कोई भी फिगर ले लो, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड को थोड़ा ज्यादा रखना, ठीक है। ठीक, पता चले सर कि 1 लाख का प्रॉफिट है, कैपिटल एम्प्लॉयड 20,000 है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा रियलिस्टिक चलेंगे। लेने को आप कोई भी फिगर ले लो यार, कोई भी ले लो। अच्छा ठीक है, ये आपका है, हाँ। तो अगर आप इसको देखोगे, इसको अगर आप देखोगे 1 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, तो ये आपका 20% आ रहा है, हाँ। अब क्या होगा बेटा? ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अब क्योंकि 25,000 से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, विच मीन्स 75,000 हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी 5 लाख में से 25,000 कम करोगे, 4,75,000 हो जाएगी, हाँ।
तो देखो 75,000 अपॉन 4,75,000 ये मेरा 15 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, 15.78% आएगा। हाँ, इसका मतलब रेशियो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या सबको समझ में आ गया? क्या बहुत ही सिंपल था। तो बेटा मेन यहाँ पे जो पॉइंट है ना, मेन पॉइंट वो इसी चीज़ का है। किस चीज़ का? कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो रेशियो में आपके दो वेरिएबल्स हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, कि डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट पे इंपैक्ट आ रहा है, ये आपका दिमाग चलना चाहिए। और क्योंकि मशीनरी का डेप्रिसिएशन है तो मशीनरी की वैल्यू कम होगी, और मशीनरी की वैल्यू कम होगी तो कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगा। इतना आपका दिमाग तो चलना चाहिए। आते हैं बेटा थर्ड पे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय चेक। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इससे होगा क्या? इससे एक तो आपके डिबेंचर्स मतलब आपका नॉन करंट लायबिलिटी कम हो जाएगा। आपने अपने डिबेंचर्स की पेमेंट कर दी, हाँ सर हाँ बिल्कुल, और आपके बेटा जो चेक है मतलब आपके एसेट्स भी कम हो जाएंगे। सही बात है सर, लायबिलिटी कम हो रही है, एसेट कम हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, क्या प्रॉफिट पे कोई भी इंपैक्ट आएगा? नहीं सर, प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या आ रहा है? आपने डिबेंचर्स को पेमेंट करिए, कर दो। ये सुनो, प्रॉफिट पे कोई भी इंपैक्ट हमारा नहीं आएगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब यहाँ पे, एसेट मतलब यहाँ पे कम हो रहे हैं, हाँ, तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा। एवरीबडी, कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा। अगेन बेटा क्या ये वही चीज हो गई? अरे आप सोचो ना, आपने डिबेंचर का रिडम्पशन किया बाय चेक, सर कितना? 2 लाख रुपए। आपने रिडम्पशन और डिबेंचर का रिडम्पशन किया है 2 लाख रुपए का, तो क्या आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो रहा है? ये सुनो, हाँ सर हाँ, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो रहा है। क्या न्यूमरेटर पे कोई भी इफेक्ट आ रहा है? नहीं सर नहीं आ रहा, न्यूमरेटर पे थोड़ी कोई इफेक्ट आ रहा है। ये सुनो, हाँ अब मेरी बात सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है और न्यूमरेटर वही का वही है तो क्या रेशियो इंक्रीज होती है? हाँ सर, कैसी बातें कर रहे हो? अब ये जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं ना देखो सुनो मेरी बात सुनो। अगेन कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ, डिफरेंट एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो प्रॉफिट कितना है? 50,000, और ये आपका कितना है? 2 लाख, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 2 लाख है, ठीक है। 50,000 अपॉन में 2 लाख, आपका 25% हो रहा है। आपकी रेशियो 25% थी। कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है, कोई भी फिगर ले लो। आपने डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया 2 लाख का, ओह सॉरी मैं यहाँ पे 2 लाख नहीं ले सकता, जीरो हो जाएगा। 20 लाख, ठीक है, 20 लाख, और ऊपर ले लो सर कितना? आपका 5 लाख। अरे मैंने आपको क्या बोला? देखो थोड़ी बड़ी फिगर ले लो, बड़ी फिगर। यहाँ मैंने लिखा 5 लाख और यहाँ लिखा 20 लाख। कितना लिखा बेटा? 20 लाख, ठीक है, इंटू 100, ऑल राइट। कितना हो जाएगा? 25% जैसे कि आपने बोला, हाँ। अब आपने बेटा जब डिबेंचर को रिडीम किया तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 2 लाख से कम हो गया। अरे नॉन करंट लायबिलिटी है ना, हाँ कम हो रही है। अगर इस अप्रोच से जाओगे तब भी वही होगा, इस अप्रोच से जाओगे तब भी वही होगा, हाँ। 5 लाख आपका न्यूमरेटर में है, ये तो चेंज हो नहीं रहा है। 20 लाख जो आपका था बेटा, क्या ये आपका 2 लाख से कम हो जाएगा तो 18 लाख हो जाएगा, हाँ। अब करके देखो, रेशियो कम हो रही है। 5 लाख अपॉन में 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा है? कम हो रही है, बढ़ रही है? सर बढ़ रही है, तो वही तो लिखा है बढ़ रही है। हाँ बात समझ में आ गई? कोई बात नहीं बेटा, जिनको भी डाउट है, मेरा काम है हर एक बच्चे का डाउट क्लियर करना, तो मैंने आपको करवा दिया। फोर्थ लास्ट पार्ट देखेंगे फटाफट से, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, इससे होगा क्या? सर इससे मेरी नॉन करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी। आपने डिबेंचर्स को शेयर्स दे दिए तो अब वो डिबेंचर्स तो नहीं रहे ना, यस और नो? अरे डिबेंचर्स को शेयर्स दे दिए तो इसका मतलब डिबेंचर्स नहीं रहे, डिबेंचर्स कम हो गए, तो नॉन करंट लायबिलिटी कम हो गई। शेयर्स पे कन्वर्ट कर दिया तो इसका मतलब शेयर होल्डर फंड्स बढ़ गया। बोलो हाँ या ना? अरे शेयर कैपिटल बढ़ गया, हाँ। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर आप ये वाला फॉर्मूला देख रहे हो, तो शेयर होल्डर फंड्स बढ़ रहे हैं, नॉन करंट लायबिलिटी कम हो रही है, क्या यहाँ पे कोई भी चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब ना तो न्यूमरेटर में कोई चेंज हो रहा है, इसका प्रॉफिट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अरे बोलो हाँ या ना? सर अब कुछ बच्चे मुझे आर्ग्यू कर सकते हैं, सर अब डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट देना था वो तो नहीं देना पड़ेगा। सर आपने अगर डिबेंचर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, क्या आपको अब डिबेंचर्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? सर डिबेंचर्स का इंटरेस्ट तो आपको नहीं देना पड़ेगा। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बेटा आपको बताना क्या है? आपको ये बताना है कि अभी अगर आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो इस ट्रांजैक्शन से अभी आपका क्या इफेक्ट हो रहा है। अब फ्यूचर में इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ये बात आपकी सही है, लेकिन बेटा मेरी बात सुनो ना, अभी आपको ऐसा बोला क्या कि इंटरेस्ट पेबल है, ये है, कुछ नहीं ना। आप डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, हाँ सर हाँ। अभी अगर आपके पास अभी जो आपकी रेशियो होगी, मान लो आपको जो प्रॉफिट जो आपको गिवन होगा 1 लाख रुपए, हाँ,
तो ये प्रॉफिट अब कम तो नहीं होने वाला। अब फ्यूचर में जो प्रॉफिट आएगा वो कम होगा, वो अलग बात है। फ्यूचर में जो रेशियो निकालोगे उस पर इंपैक्ट आएगा, वो तो है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो आपको ये बोला जा रहा है कि भाई जो भी आपकी अभी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो होगी, राइट, इस ट्रांजेक्शन का उस पर क्या इंपैक्ट आएगा, यही बोल रहे हैं। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है, अभी तो सिर्फ इतना हो रहा है कि नॉन करंट लायबिलिटी आपकी कम हो रही है और शेयर होल्डर फंड्स बढ़ रहा है। नॉन करंट लायबिलिटी कम हो रही है, शेयर होल्डर फंड्स बढ़ रहा है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड पे कोई भी इंपैक्ट नहीं है, प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, देयर वुड बी नो चेंज। ओ माय गॉड, अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। राइट, ठीक है बेटा, मुझे आपको करवाना था और मैंने आपको करवा दिया, और मैं बहुत खुशी से ये बोल सकता हूँ कि अब ये चैप्टर मेरे साइड से 100% ओवर हो चुका है। क्या हो चुका है सर? 100% ओवर हो चुका है। मुझे पता है ये वीडियो 1.5 घंटा पौने 2 घंटे की हो गई है। अगर आप यहाँ तक मुझे सुन रहे हो तो बेटा पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप बहुत ही डेडिकेटेड बच्चे हो, आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। क्योंकि अगर आप 1.5 घंटे की वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना, डेफिनेटली आप बहुत आगे जाने वाले हो, है ना। आधे से ज़्यादा बच्चों ने 1.5 घंटे की लेंथ देखकर ही इसको स्किप कर दिया होगा। अब बेटा इंक्रीज और डिक्रीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में आते ही आते हैं, और मुझे आपको करवाने थे, मैं कुछ छुड़वाने नहीं वाला हूँ। मुझे 3 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, मैं वो भी करूँगा। ये सुनो, तो यहाँ पे बेटा आपका चैप्टर हो गया ओवर। ऑल राइट, तो अगर आपको ये पूरी की पूरी वीडियो समझ में आ गई है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में समझाया है, तभी तो वीडियो लंबी हो गई है। ये सुनो, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको मजा आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि YouTube ऐसे ही काम करता है, जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं उतने ज़्यादा ये स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है। वीडियो में कुछ भी हो, लाइक्स मैटर करते हैं, राइट, ठीक है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्या अब अकाउंटिंग रेशियोज में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। जिस तरीके से हमने अकाउंटिंग रेशियोज किया है, क्या अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ इस चैप्टर में तो पूरे के पूरे नंबर आएंगे। ये सुनो, ज़रूर करके बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, एक चैप्टर रह गया कैश फ्लो, उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण, बाय बाय, टेक केयर।